कैसे हो? बहुत बढ़िया। The target is to get a good rank in 8th class middle science. चलो आज के इस वंडरफुल सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूँ। बच्चों, आज हम 4 टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अभी टॉपिक तो बहुत लेंथी है, आप सबको पता है। उसी हिसाब से आज हम कोशिश तो पूरे टॉपिक कवर करने की करेंगे, लेकिन आपको कंफर्म और 100% बताऊंगा। 2 टॉपिक तो हम 100% कवर करने वाले है ना। चलो बच्चों, एवरीथिंग इज क्लियर, मुझे बताइए एक बार, वॉइस क्लियर आ रही है? यस। और इतना ही नहीं बच्चों, सभी बच्चे कनेक्ट हो गए, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आप सभी बच्चों का। और कमेंट बॉक्स में कितने प्यारे से बच्चे दिखाई दे रहे हैं वो भी एक बार देखेंगे और आज के सेशन की शुरुआत करेंगे। चलो रेडी। तो इसी चैप्टर की शुरुआत आज हम करने जा रहे हैं। तो सबसे फर्स्ट मैं चैप्टर का नाम लिखूंगा और मेरे प्यारे बच्चों को इस चैप्टर का थोड़ा इंट्रोडक्शन दूंगा। यस बेटा, तो स्टार्ट करना है, एक बार कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यस रेडी। सरगम बेटा, पूजा बेटा, स्नेहा बेटा, रुपेश, आदित्य हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। साक्षी बेटा, यस। तो बेटा आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिस चैप्टर को हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन। यस, इन लोअर एंड हायर प्लांट्स। लोअर एंड हायर प्लांट्स, ठीक है बेटा। तो इसी चैप्टर के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। बच्चों को बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स और बहुत सारे प्रॉब्लम्स इस चैप्टर में भी थोड़े दिखाई देते हैं। बेटा एग्जाम के तौर पर अगर हम बात करने की कोशिश करेंगे तो इस चैप्टर में बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टॉपिक का वेटेज अच्छा है। इस टॉपिक से हमें 4 to 6 क्वेश्चन भी मिलते हैं, ठीक है। लेकिन इस टॉपिक को हमने बेस के तौर पर देखा है, अगले बहुत सारे टॉपिक का ये बेस बनाता है। जहां बच्चों को हार्ड लगने वाले कुछ ऐसे पॉइंट है जो बहुत लिमिटेड है, लेकिन जब लेक्चर खत्म हो जाएगा ना तो पूरी तरह से आपको पता चलने वाला है कि यार ये कुछ हार्ड टॉपिक नहीं था, ये तो बहुत सिंपल था, है ना बेटा। सो देखिएगा यहां पर इस चैप्टर के अंदर सबसे फर्स्ट तो हम बात करेंगे एक ऐसे पॉइंट के बारे में जो पॉइंट हमारे एग्जाम में होना बहुत जरूरी है। बेटा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो पार्ट है ना वो यहां पर पूरी तरह से डिलीट किया है, तो आप बहुत लकी हो। जो पार्ट आपको करना ही नहीं है तो उसके बारे में हम बात ही नहीं करेंगे, उसके बारे में हम सोचेंगे ही नहीं। तो सबसे फर्स्ट देखो बेटा, हम सीधा चलेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरफ। कहां चलेंगे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरफ। अब बच्चे बोलते हैं यार सर ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हमने पढ़ा है ना। चलो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लेकिन हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने वाले हैं बेटा, वो तो प्लांट्स के अंदर देखने वाले हैं, और हर बच्चे को पता है कि एक्चुअली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो बेटा देखिएगा, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ना, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि फ्यूजन ऑफ द गैमेट्स, ये हर बच्चे को पता है। यानी कि एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस में गैमेट फ्यूजन होता है बेटा, ये बात याद रखना है। बस इसके बारे में ज्यादा नहीं बात करेंगे हम, तो ये गैमेट फ्यूजन होता है यहाँ पर। अब यहाँ पर तो गैमेट आपको पता है 2 टाइप्स के गैमेट होते हैं। एक गैमेट होता है जिसे हम मेल गैमेट कहेंगे और दूसरा गैमेट होता है जिसे हम फीमेल गैमेट कहेंगे, ठीक है। तो ये 2 गैमेट वहां पर हो गए, और इन्हीं गैमेट के फ्यूजन की वजह से चलता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना बेटा। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन दोनों गैमेट की वजह से चल रहा है, तो ऑब्वियसली हमें क्या मिलेगा? एक बात याद रखिएगा, ऑब्वियसली हमें वेरिएशन मिलेगा, ठीक है। तो ये एग्जाम में भी पूछे वाला वर्ड है वेरिएशन, यानी कि वेरिएशन जो आता है वो किसकी वजह से आता है? तो दैट लीड्स टू द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से आता है। एक सिंपल सा यहाँ पर पॉइंट हमें पता चला है। यहाँ पर डेफिनेशन आपको रटने की जरूरत नहीं है, डेफिनेशन को उतना सोचने की भी जरूरत नहीं है। बहुत सारे बच्चे बहुत डेफिनेशन को रटते रहते हैं, आगे भी बढ़ते हैं और बोलते हैं कि मैंने बहुत पढ़ाई कर लिया, और ओनली डेफिनेशन पे ही रुक जाता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ओनली डेफिनेशन से हमें क्या पता रखना है कि ओनली याद रखना है बेटा कि मेल और फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन चलता है। यस, और मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन चलेगा तो आगे चलकर वेरिएशन मिलने वाला है ना बच्चा, बस यही पॉइंट याद रखो। तो डेफिनेशन के तौर पर तो क्वेश्चन बनेगा तो वो इसी तरह से बनेगा और वो आप इजीली सॉल्व करोगे, है ना। चलो यस बेटा, स्नेहा ओके। बहुत मजाक करते हैं बच्चे हमारे बेटे, है ना। हद पार की तूने, किसको बोल रहे हैं बेटा? यस, चलो तो ये बात समझ में आ गई आपके। अब देखो बेटा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम प्लांट्स के बारे में सोच रहे हैं। बच्चे बोलते हैं सर प्लांट्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं ना, तो हम बाकी तो अदर कंसेप्ट्स की तरफ हम नहीं जाने वाले। तो प्लांट्स के बारे में अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बनता है तो बच्चा यहाँ पर प्लांट्स के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाला कौन है? एक स्पेशल टाइप का स्ट्रक्चर होता है बेटा, जिस स्ट्रक्चर को हम फ्लावर के नाम से बताते हैं। अब देखिए ना कितना सिंपल सा बात है।
फ्लावर क्या होते हैं? फ्लावर इट इज द सेक्सुअल यूनिट ऑफ द प्लांट्स। ये क्या है? सेक्सुअल यूनिट है बेटा। अब ये अगर सेक्सुअल यूनिट रहेगा ना बच्चा, तो ऑब्वियसली इसके अंदर हमें क्या दिखने वाला है? इसके अंदर तो हमें सेक्स ऑर्गन दिखना जरूरी है। फिर यहाँ पर दो टाइप के सेक्स ऑर्गन होते हैं। कितने टाइप के सेक्स ऑर्गन होते हैं? दो टाइप के सेक्स ऑर्गन होते हैं। अब बच्चों यहाँ पर दो टाइप के सेक्स ऑर्गन है, ये हम बताने से पहले हम एक बात आपको बताना चाहते हैं कि फ्लावर को दो बेसिक पार्ट में डिवाइड करना बहुत जरूरी है। फ्लावर को दो बेसिक पार्ट में डिवाइड किया जाता है, और जो दो बेसिक पार्ट है ना, वो कौन से पार्ट है आप भी मुझे बता सकते हो। कमेंट बॉक्स आपके पास है बेटा, चलो बताइए। फ्लावर के दो बेसिक पार्ट है, तो दो बेसिक पार्ट कौन से है बेटा? दो बेसिक पार्ट जो है फ्लावर के, यस थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच श्रीहरि। तो फ्लावर के जो दो बेसिक पार्ट है ना बेटा, तो वो बेसिक पार्ट इस प्रकार से होते हैं। एक होता है इसेंशियल बच्चा, कौन सा होता है? इसेंशियल पार्ट। और जो दूसरा होता है ना, वो नॉन इसेंशियल होता है। ये भी याद रखना है बच्चों, ठीक है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर फ्लावर के बारे में क्या क्या पढ़ना है? कुछ नहीं पढ़ना है, सिर्फ इतना ही याद रखना है, सिस्टमेटिक वे से जाना है। हमें हार्ड वर्क नहीं करना है बेटा, हमें तो स्मार्ट स्टडी करना है। और जो बच्चा स्मार्ट स्टडी करेगा ना, तो ऑब्वियसली उसका रिजल्ट तो 100% आने ही वाला है ना। तो ये बात याद रखिएगा। एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है बेटा, अच्छी तरह से पढ़ोगे ना तो 100% आपका स्कोर अच्छा आ जाएगा। लेकिन पढ़ना भी है तो सोच समझ कर पढ़ना है पूरी तरह से। जो हमारे माइंड में आएगा, उसी माइंड में जो कंसेप्ट आता है उसका क्लियर होना बहुत जरूरी है। ये क्लियर होते जाएगा तो आगे हम पढ़ते जाएंगे, है ना। तो देखो इसेंशियल पार्ट जो होते हैं ना बेटा, तो इसेंशियल पार्ट का मतलब क्या होता है? जो पार्ट फ्लावर के डायरेक्टली रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। क्या? जो फ्लावर के पार्ट रिप्रोडक्शन के अंदर डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं, तो उसे हमसे क्या बोलेंगे? इसेंशियल पार्ट ऑफ द फ्लावर बोलेंगे। बच्चे बोलते हैं यार सर पूरे तो पार्ट्स इसेंशियल ही होते हैं ना। वैसा तो होता है बेटा, लेकिन देखो हम यहाँ पर हमारे बुक के दौर से क्या बता सकते हैं? Those part of the flower directly involved into the reproduction that are the essential part of the flower। तो ये बात याद रखिएगा। क्या होता है? ये जो essential part होते हैं ना, जो डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं बेटा, डायरेक्टली इन्वॉल्व किसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं बेटा? तो डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द यस रिप्रोडक्शन। सिंपल सी बात है। अब ये पार्ट डायरेक्टली रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो सिंपल बात है, इसे तो इसेंशियल कहना ही चाहिए। तो बच्चों डायरेक्टली रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होने वाले जो पार्ट है, उसके अंदर जो पार्ट हमें दिखाई देते हैं, एक होता है मेल सेक्स ऑर्गन, है ना, और दूसरा जो होता है ना बेटा, वो होता है फीमेल सेक्स ऑर्गन। अब बच्चे कंफ्यूज हो गए। यस, बच्चे बोलते हैं सर ये कैसे क्या? देखो बेटा, मेल सेक्स ऑर्गन जो फ्लावर के अंदर होता है उसे तो हम एंड्रोशियम बोलेंगे। फीमेल सेक्स ऑर्गन जो फ्लावर के अंदर होता है उसे तो हम गाइनोशियम बोलेंगे। तो एंड्रोशियम क्या करेगा? एंथर प्रोड्यूस करेगा, और गाइनोशियम क्या करेगा? यस, ओवम प्रोड्यूस करेगा। यस बेटा, पूजा करेक्ट है। तो दोनों पार्ट इसेंशियल हो गए, क्योंकि डायरेक्टली मेल गैमेट प्रोड्यूस करने वाला मेल सेक्स ऑर्गन है, फीमेल गैमेट प्रोड्यूस करने वाला फीमेल सेक्स ऑर्गन है। दोनों भी रिप्रोडक्शन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, तो ऑब्वियसली रिप्रोडक्शन हो जाएगा। अब रिप्रोडक्शन हो जाएगा तो उसे तो हम इसेंशियल बताएंगे ना बेटा। तो ये बात याद रखिए। अब बच्चे बोलते हैं सर नॉन इसेंशियल का क्या होता है? देखो नॉन इसेंशियल के बारे में भी बहुत कुछ दिया वाला है। नॉन इसेंशियल के अंदर हमें दिया है कैलिक्स, कैलिक्स यानी कि ग्रुप ऑफ द सेपल। उसके बाद दिया है करोला, करोला यानी कि ग्रुप ऑफ द पेटल्स। ये भी बात याद रखना बहुत जरूरी है बेटा। तो ये नॉन इसेंशियल बन गए। क्या बन? ये क्या हो गई? नॉन इसेंशियल हो गई। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा बेटा। सब कुछ क्लियर है ना? यस, कल्पना, ओंकार, तेजस बेटा, ओके क्लियर है बेटा? यस ओके, यस बेटा, साक्षी बेटा करेक्ट है, करोला, बहुत सारे बच्चे, यस बेटा। क्लियर दिखाई दे रहा है ना सब कुछ? ओके, कैलिक्स, करोला, यस बेटा, यस ओके बेटा। हर्षवर्धन, चलो कोई बात नहीं, यस यस बेटा, चलेगा। तो ये हो गए दो पार्ट। अब इसी के साथ थोड़ा आगे बढ़ते बच्चा, देखो हमने देखे हैं इसेंशियल और नॉन इसेंशियल पार्ट। तो जो इसेंशियल पार्ट होते हैं ना, उस इसेंशियल पार्ट के तौर पर मैं थोड़ा आपको बताना चाहता हूँ। इसेंशियल पार्ट में फर्स्ट वन जो होता है वो इस तरह से हमें देखना है मेल सेक्स ऑर्गन, और उसके बाद देखना है फीमेल सेक्स। ठीक है, अब देखो जब भी मैं एक डायग्राम ड्रॉ करूंगा उसके बाद आपको बुक की भी डायग्राम में दिखाने वाला हूं, लेकिन अभी जो डायग्राम में ड्रॉ कर रहा हूं वो खुद मैं अपने दिल से ड्रॉ कर रहा हूं, है ना। तो देखिएगा सीधा सीधा एक स्ट्रक्चर है इस प्रकार से। ये क्या होता है बेटा? ये पेडिसिल है फ्लावर का। क्या है? पेडिसिल। पेडिसिल के ऊपर हमें दिखाई देता है थैलेमस।
थोड़ा गौर से देखिएगा। इस थैलेमस के पास हमें इस तरह से सेपल्स दिखाई देते हैं। क्या दिखाई देते हैं? सेपल्स। ओके, अब देखो सेपल्स के ऊपर हमें जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है वो स्ट्रक्चर है ओवरी का। कौन सा है बेटा? ओवरी का। और ये बन गया स्टिग्मा। देखो ना, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी हमने ड्रॉ की। क्या ड्रॉ किया है? स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। यस, समझ आया बेटा? ओके, उसके बाद देखो साइड में हमें मेल सेक्स ऑर्गन दिखाई दे रहा है, एंड्रोशियम। इस तरह से इस एंड्रोशियम के अंदर हमें एंथर लोब और फिलामेंट भी दिखाई देते हैं, है ना। तो ये दो मेल सेक्स ऑर्गन हो गए और एक फीमेल सेक्स ऑर्गन हमने ड्रॉ किया है। तो ये अंदर वाला जो स्टिग्मा, ठीक है, उसके बाद स्टाइल और फिर दिखाई देता है ओरी। क्या दिखाई देता है बेटा? ओरी। ये तीनों पार्ट से, यस करेक्ट है, बनेगा क्या? गाइनोशियम। क्या बनेगा बेटा? गाइनोशियम। ठीक है, ये बन गया स्ट्रक्चर। अब देखो इधर के साइड में हमें एंथर लोब दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? एंथर लोब। उसके साथ यहां पर होता है फिलामेंट। क्या होता है? फिलामेंट। ये दोनों बन गए और दोनों को मिला के हमने तो बता दिया है एंड्रोशियम। इसे हम तो वैसा स्टैमन कहेंगे, लेकिन अब यहां पर सीधा हम एंड्रोशियम ही बोलने वाले, क्योंकि आपको ये पता है, इसके बारे में ज्यादा एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। एंड्रोशियम। तो ये दो मेल सेक्स ऑर्गन, एक पोलन ग्रैंड प्रोड्यूस करेगा, दूसरा ओवुल प्रोड्यूस करेगा। तो इसी तरह से ये बातें यहां पर याद रखना है। तो ये दोनों इसेंशियल पार्ट होते हैं। थोड़ा आगे बढ़ने के बाद हमारे समझ में आता है कि यार ये स्ट्रक्चर सच में कितना बढ़िया है। देखो सिंपल सी बात है, जब हमने ये डायग्राम भी ड्रॉ की थी इससे पहले की, कौन सी वाली? ये डायग्राम हमने ड्रॉ की है। इस डायग्राम के साथ हमें अलग तरीके से कुछ और भी कलर्स वहां पर दिखाई दे रहे हैं। इस तरह से हमें एक पार्ट दिखाई देता था फ्लावर का, जो हम इस तरह से बताते। तो ये पेटल्स बन गए बेटा। क्या बन गए? पेटल्स। इसी पेटल को हमने कोरोला बताया। क्या बताया? कोरोला। ये क्या है बेटा? ये कोरोला है। समझ में आ गया? तो ये कोरोला बनते, लेकिन इसी कोरोला के साथ हमें और भी कुछ स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे थे। जो स्ट्रक्चर कौन से है? तो यहां पर देखो इस तरह से ये था सेपल्स। कौन सा स्ट्रक्चर है बच्चा? ये सेपल्स का स्ट्रक्चर है ना। तो इसी सेपल्स के स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे कैलिक्स। क्या बोलते हैं बेटा हम इसे? कैलिक्स। तो ये कैलिक्स का स्ट्रक्चर बन गया। अब और एक बात आपको बताना चाहता हूं बहुत इजी तरह से। तो कैलिक्स है, पेटल्स को हमने करोला कह दिया। ये दोनों तो आते हैं नॉन इसेंशियल में। कहां पर आते हैं? नॉन इसेंशियल में, है ना। लेकिन एग्जाम में तो आपको इतना सिंपल तो नहीं पूछने वाले, आपको पूछेंगे थोड़ा थैलेमस के बारे में। तो बेटा देखो थैलेमस जो है, जिसने ओवरी को कनेक्ट किया है, जिसने एंड्रोशियम को कनेक्ट किया है, जिसने पेटल्स को कनेक्ट किया है, जिसने थैलेमस को सेपल्स को कनेक्ट किया है, तो ये पूरा कनेक्शन ओनली थैलेमस करता है। तो थैलेमस सबको रिसीव करता है। तो इसका मतलब बेचारा थैलेमस जो है ना, वो थैलेमस क्या बन गया बच्चा? वो बन गया रिसेप्टैकल। क्या बन गया? रिसेप्टैकल। तो ये बात याद रखिएगा, थैलेमस जो बन गया ना, तो थैलेमस रिसेप्टैकल बन गया बेटा। क्या बन गया? रिसेप्टैकल। ये बात अच्छी तरह से याद रखना है। कुछ पिछले ईयर्स के क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन दिखा भी था कि रिसेप्टैकल एक्चुअली कौन है। तो बेटा रिसेप्टैकल जो है वो थैलेमस है। कौन है? थैलेमस है। तो इसी तरह से अब आगे चलेंगे आपको, तो यहाँ पर एक बात पता चलिए, इसेंशियल कौन सा है, नॉन इसेंशियल कौन सा है। तो एक सिंपल सी डायग्राम भी आपको यहाँ पर पता होना बहुत जरूरी है, जो डायग्राम हमें हमारे बुक से दिए वाली है। और इसी डायग्राम को हम अगर अच्छी तरह से ड्रॉ करेंगे और उस डायग्राम को लेबल करने की कोशिश करेंगे, तो आपको अच्छी तरह से फ्लावर का स्ट्रक्चर पता चलेगा। तो बेटा फ्लावर के स्ट्रक्चर के ऊपर बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन भी आया है। अब प्यारे से बच्चे कमेंट बॉक्स में बता रहे कि सर यस बेटा वॉइस क्लियर है ना? यस, बहुत बहुत करेक्ट है बेटा। तो ये बात याद रखिएगा। अब इतना तो सब कुछ हो गया, ये डायग्राम आपके सामने भी दिखाई दे रही है। इस डायग्राम को हम लेबल करेंगे। चलो मुझे एक एक लेबल आपको बताना है। अब इसी तरह से हम जब भी लेबल देते जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि ये कितना बढ़िया स्ट्रक्चर है ना बेटा। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है वो होता है ओव्यूल का। कौन सा स्ट्रक्चर है बेटा? ओव्यूल का। उसको मैं अभी लेबल करूंगा और लेबल करने के बाद आपको पता चलेगा कि एक्चुअली ये डायग्राम कितना बढ़िया दिखेगा और कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट वाला लेबल यहां पर करता हूं मैं, दिस इज द ओव्यूल। कौन सा है बेटा? ये ओव्यूल है।
समझ में आ गया। अब ओव्यूल क्या है, जो ओवरी के अंदर प्रेजेंट होता है, उसी ओव्यूल को कनेक्ट करने वाली ट्यूब भी अंदर दिखाई दे रही है आपको, दैट इज द स्टेमाइनल ट्यूब। उसके बाद आगे के साइड में थोड़ा हम जाते हैं तो अंदर हमें ओव्यूल को कनेक्ट करने वाला स्ट्रक्चर होता है जो होता है स्टेमाइनल ट्यूब। कौन सा? स्टेमाइनल ट्यूब। ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो ये होते हैं सेपल्स, इसको हम कैलिक्स भी बता सकते हैं। फिर थोड़ा आगे चलेंगे तो कोरोला मिलेगा हमें, क्या मिलेगा? कोरोला, जिसे हम पेटल्स भी बताते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पर तो ग्रुप में ही नाम दे देंगे हम कोरोला बोल के, है कि ना। ये होता है एंथर लोब। क्या होता है बेटा? एंथर लोब, ये बात याद रखिएगा। फिर आता है फिलामेंट। बच्चे बोलते हैं सर ये डायग्राम तो हमें पता है, और एग्जाम में तो डायग्राम नहीं पूछने वाले, लेकिन एग्जाम में डायग्राम ओरिएंटेड क्वेश्चन पूछते हैं जो हमें आगे देखना ही है। ऊपर का साइड का जो पार्ट दिखाई दे रहा है ये होता है फीमेल सेक्स ऑर्गन का स्टिग्मा। क्या है बेटा? स्टिग्मा, ये समझ में आ गया। उसके बाद थोड़ा नीचे आते हैं तो हमें लॉन्ग स्टाइल दिखाई दे रहा है। क्या है ये? स्टाइल। हो गया। अब इतने पूरे लेबल्स हमने दिए हैं। ये प्राइमरी स्ट्रक्चर है फ्लावर का बेटा। कौन सा है? प्राइमरी स्ट्रक्चर। तो इसी तरह से फ्लावर इज द सेक्सुअल यूनिट ऑफ द प्लांट। तो ये प्लांट का सेक्सुअल यूनिट क्या होता है? सेक्सुअल यूनिट। यस, बहुत बढ़िया बेटा, सभी बच्चे करेक्ट आंसर दे रहे हैं। किया बेटा, वर्षा बेटा, कल्पना, या ओके, वाईबी, पेन, दीपक बेटा, हर्षवर्धन, साक्षी बेटा, बहुत बहुत करेक्ट है। तो ये बात याद रखिएगा। अब बच्चों देखो, इतने लेवल्स आपने देखे हैं, ये होता है सेक्सुअल यूनिट ऑफ द फ्लावर। इसके लिए हम कौन सा लेवल याद रखेंगे, ये भी बात आपको पता होना बहुत जरूरी है। तो दिस इज द सेक्सुअल यूनिट। क्या है ये? सेक्सुअल यूनिट है। किसका सेक्सुअल यूनिट है बेटा? ये होता है एंजियोस्पर्मिक प्लांट का। बच्चे बोलते हैं सर ये एंजियोस्पर्मिक क्या है? एंजियोस्पर्मिक जो प्लांट होता है ना बेटा, तो उसके बारे में थोड़ा बात करेंगे। एंजियो मीन्स बियरिंग एंड स्पर्मिक मीन्स सीड। मीन जिस प्लांट को सीड आते हैं ना, या फिर सीड होते हैं, तो वो एंजियोस्पर्मिक बन गया। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब देखो हमारे पास दो पार्ट है। जो एसेंशियल पार्ट है उसके अंदर हमें सीधा सीधा दिया है मेल सेक्स ऑर्गन। अब ये मेल सेक्स ऑर्गन क्या है बेटा, ये बात याद रखिएगा। जो मेल सेक्स ऑर्गन है ना बेटा, उसी के अंदर हमने एंड्रोशियम को बात की थी। अब जब भी एंड्रोशियम के बारे में हम सोच रहे तो एक्चुअली एंड्रोशियम का स्ट्रक्चर इस प्रकार से होता है। देखिएगा, ये पूरा लॉन्ग फिलामेंट है बेटा। इस लॉन्ग फिलामेंट को ऊपर के साइड को हमें एक लोब दिखाई देता है, तो ये है एंथर लोब। क्या है बच्चा? ये एंथर लोब है ना। सो फिलामेंट एंड एंथर लोब, दो बातें आपको यहां पर क्लियर दिखाई दे रही है। यस बेटा, ओके। अब देखो, जो बात ये है ना, ये है फिलामेंट की बात। कौन सी बात है? फिलामेंट। अब ये वाला हो गया एंथर लोब। क्या हो गया बेटा? एंथर लोब। समझ में आ गया? दो बातें समझ में आई आपको। अब जब भी एंथर लोब के बारे में बात करेंगे तो एंथर लोब क्या करेगा? पोलन प्रोड्यूस करेगा। क्या प्रोड्यूस करेगा? पोलन प्रोड्यूस करेगा, जिसे हम पोलन ग्रेन बोलते हैं। इसने अगर पोलन प्रोड्यूस किए तो सीधा सीधा पोलन ग्रेन क्या है? दैट इज द मेल गैमेट। क्या है? मेल गैमेट। लेकिन बच्चों, आपको एक बात यहां पर बताना बहुत जरूरी है। एग्जाम में हमें इतना सिंपल नहीं पूछेंगे, हमें पूछेंगे कि एक्चुअली इसका स्ट्रक्चर क्या है, एंथर लोब का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो एंथर लोब को अगर हम बात जब भी डिटेल देखेंगे तो ये एंथर डाइथिकस होता है। क्या होता है? डाइथिकस, यानी कि इसके अंदर दो लोब होते हैं। तो एक लोब इस प्रकार से रहेगा और दूसरा लोब इसी के साथ है, तो इसी तरह से ये डाइथिकस बन गया। क्या बन गया बेटा? डाइथिकस। तो ये डाइथिकस एंथर लोब का स्ट्रक्चर हमें एग्जाम में पूछते हैं, और जब भी हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो हमें ये बटरफ्लाई लाइक दिखाई देता है। किस प्रकार से दिखाई देता है बेटा? तो ये स्ट्रक्चर हमें बटरफ्लाई लाइक दिखाई देता है, जो इस प्रकार से है। देखिएगा, ये स्ट्रक्चर आपके सामने दिखाई दे रहा है, जो होता है स्ट्रक्चर ऑफ द एंथर, यानी कि टीएस ऑफ द एंथर। अब एक्चुअली ये कौन सा स्ट्रक्चर है, ये भी बात आपको बहुत अच्छी तरह से पता होना बहुत जरूरी है कि ये स्ट्रक्चर कौन सा है बेटा। तो ये स्ट्रक्चर हम जो देख रहे हैं, तो ये स्ट्रक्चर देखिएगा इस लोब का है। इस लोब को हमने यहां से डिसेक्ट कर दिया। डिसेक्ट करने के बाद ये लोब हमें इस तरह से दिखाई दे रहा है। ठीक है, इस तरह से दिखाई दे रहा है, और उसका ये वाला हिस्सा हम देख रहे हैं बेटा, यानी कि हम यहां से देख रहे हैं। कहां से देख रहे हैं बेटा हम? तो हम देख रहे हैं यहां से। ओके, समझ में आ गया बेटा ये बात।
इस तरह से। तो स्ट्रक्चर अब डिटेल देखना है हमें, जिसके ऊपर एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। यस बेटा गौरव, डाइथिकस होता है, एंडोथेसियम लेयर होता है, टैपेटम होता है, बहुत बढ़िया, सभी बच्चे बता रहे। यस बेटा, ओंकार बेटा बोल रहे सर मुकेश सर का बोर्ड डालो। अरे भाई मुकेश सर तो औरंगाबाद में होए, मैं बहुत दूर हूँ उनसे, है ना। ठीक है, वहां पर जाने का तो 2 दिन लग जाएगी मुझे वहां जाने के लिए, है ना। रिलेशंस ऑफ एंथर भी बता रहे बच्चे, क्या बात है, बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई हो गई है। ओके प्रेरणा बेटा, थैंक यू। चलो बहुत बढ़िया। यस यस, तो ये बात याद रखिएगा। अब देखो आपके सामने इस प्रकार से डायग्राम दिखाई देती है, और जिस डायग्राम को लेकर हम आगे बढ़ेंगे तो एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं। तो देखो बेटा, जो आउटर लेयर है ना, इस तरह से, तो यहाँ पर जो आउटर पार्ट है वो होता है एंडोडर्मिस। अब इस एंडोडर्मिस के ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आया था, किस प्रकार से आया था देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर द cells that are protective in nature and which present at the outside of the anther level। या फिर इसी क्वेश्चन को हमने जब भी सॉल्व किया है तो हमें यहाँ पर ऑप्शन में एंडोडर्मिस ऑप्शन दिया था, उसके बाद इपिडर्मिस ऑप्शन दिया था, फिर टैपेटम का ऑप्शन दिया था, और फिर मिडल लेयर का दिया था। तो बच्चों इपिडर्मिस यहाँ पर ऑप्शन था। इपिडर्मिस जो प्रोटेक्टिव नेचर का है बेटा, कौन से नेचर का है, प्रोटेक्टिव नेचर का है। इतना ही नहीं, एपिडर्मिस के जो सेल होते हैं वो बैरल शेप होते हैं, ठीक है, बैरल शेप है, और जो एंथर के डेहिशंस को हेल्प करते हैं। डेहिशंस यानी कि एंथर ब्रस्ट होना, प्रोटेक्टिव है, डेहिशंस को हेल्प करते हैं, और बैरल शेप भी होते हैं। तो इस तरह से ये बात इसके बारे में याद रखना है, ये फंक्शंस इसके बारे में याद रखना है, जो एग्जाम में हमें करेक्ट स्टेटमेंट के तौर पर भी पूछने के चांसेस होते हैं। अब एपिडर्मिस के थोड़ा नीचे हम आते हैं तो हमें एक सेकेंड लेयर दिखाई देता है, जो यहाँ पर दिए वाला है, एंडोथेसियम। ये फर्स्ट वाला एपिडर्मिस होता है, फिर जस्ट बिलो टू द एपिडर्मिस देयर इज द एंडोथेसियम। एपिडर्मिस के नीचे थोड़ा हमें एंडोथेसियम दिखाई देता है, और ये जो लेयर है बेटा, इसके भी सेल डेहिशंस को हेल्प करते हैं। यस, डेहिशंस का हेल्प करते हैं बेटा, यस, ओके, ठीक है। उसके बाद देखो, डेहिशंस को हेल्प करने वाले ये सेल बन गए। इतना ही नहीं, ये सेल प्रोटेक्टिव नेचर के भी होते हैं, प्रोटेक्टिव नेचर के भी होते हैं, और इस सेल के अंदर ज्यादा तो न्यूट्रिएंट्स भी दिखाई देते हैं, यानी कि दीज आर द पैरेंकाइमेटस सेल्स। बेटा कौन से सेल है, पैरेंकाइमेटस, ये बात याद रखिएगा। उसके बाद हम थोड़ा अंदर आते हैं थर्ड लेवल पर। थर्ड लेवल पर आने के बाद हमें दिखाई देता है मिडल लेयर। तो बहुत सारे बच्चे इस मिडल लेयर के बारे में कंफ्यूज होते हैं कि एक्चुअली मिडल लेयर कहाँ होता है और एंडोथेसियम कहाँ होता है। एंडोथेसियम जस्ट बिलो टू द एपिडर्मिस होता है, एंडोथेसियम प्रेजेंट जस्ट बिलो टू द एपिडर्मिस। और यहाँ पर जो मिडल लेयर दिया है बेटा, वो 2 to 3 लेयर का, ये बात याद रखिएगा। एग्जाम में इस पॉइंट को उठाया है, हमारे बुक से इसी पॉइंट को उठाया जाता है और बताया कि 2 to 3 लेयर्स है ये। तो ये 2 to 3 लेयर्स है, तो इसका मतलब ये भी पैरेंकाइमेटस है, और इसी के अंदर भी कुछ न्यूट्रिएंट्स यहाँ पर स्टोर किए जाते हैं, ये भी बात याद रखिएगा। तो मिडल लेयर, अब मिडल लेयर के बाद हम थोड़ा अंदर आ गए, तो अंदर के साइड में एक हमें बहुत अलग सा लेयर दिखाई दे रहा है, स्पेशल लेयर है, जो यहाँ पर मैं अभी बता रहा हूँ आपको। इस तरह से देखो, ये पूरा जो अंदर का पूरा गोल राउंड राउंड लेयर है ना बेटा, ये है सीधा पोलन सैक। क्या है ये पोलन सैक है। तो ऐसे पोलन सैक यहाँ पर हमें 4 दिखाई दे रहे हैं, इसलिए हम इसे टेट्रास्पोरोजिनेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, टेट्रास्पोरो। बहुत बार, यानी कि बहुत बार हमने क्वेश्चन देखा है, कौन सा, एंजियोस्पर्मिक एंथर लोब आर। ऑप्शन नंबर ए दिया था, जिसके अंदर बाइस्पोरोजिनेट दिया था, उसके बाद ऑप्शन नंबर बी दिया था ट्राइस्पोरोजिनेट, फिर दिया था ऑप्शन नंबर सी टेट्रास्पोरोजिनेट, और उसके बाद दिया था पेंटास्पोरोजिनेट। तो बच्चा, ये जो एंथर लोब है ये टेट्रास्पोरोजिनेट है। अब टेट्रास्पोरोजिनेट का मतलब क्या होता है बेटा, बताइएगा। टेट्रास्पोरोजिनेट का मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पर स्पोर प्रोड्यूसिंग बॉडी दैट इज द पोलन सैक कितने हैं, ये फर्स्ट बन गई, ये सेकेंड बन गई, ये थर्ड बन गई, और ये 4 बन गई। तो इसी तरह से ये 4 पोलन सैक्स वहां पर दिखाई देते, इसलिए ये टेट्रास्पोरोजिनेट है ना बेटा, ओके, यस। तो ये टेट्रास्पोरोजिनेट होता है। अब टेट्रास्पोरोजिनेट रहने वाला ये स्ट्रक्चर अंदर के साइड को जो पोलन सैक बता रहा है, उस पोलन सैक के अंदर
स्पोर प्रोड्यूसिंग सेल है, और जो भी स्पोर प्रोड्यूसिंग सेल है ना उसे हम स्पोरोजिनियस सेल्स बोलते हैं, और उनके ग्रुप को स्पोरोजिनियस टिश्यू बोलते हैं। अब इसके अंदर कुछ रहा है बाकी नहीं है ना, तो देखो ये स्पोरोजिनियस टिश्यूज यानी कि जो सेल का ग्रुप है उसमें से एक सेल बाजू को लेते हैं, तो उस सेल को हम माइक्रोस्पोर मदर सेल बताते हैं, यानी कि एमएमसी। ये वाली कौन सी है? एमएमसी। दैट सेल रिस्पॉन्सिबल टू प्रोड्यूस द मेगास्पोर, दैट इज द मेगास्पोरिक सेल, या फिर मदर सेल। जो मेगास्पोर प्रोड्यूस माइक्रोस्पोर प्रोड्यूस करती है तो वो मदर सेल बन गई। दैट सेल रिस्पॉन्सिबल टू प्रोड्यूस द माइक्रोस्पोर, दैट इज द वन टाइप ऑफ द पोलन बॉडी। तो उसे हम क्या कहेंगे? माइक्रोस्पोर प्रोड्यूसिंग मदर सेल बोलेंगे, ठीक है। लेकिन बेटा यहां पर जो स्पोर प्रोड्यूस हो रहे हैं ना, तो ये स्पोर प्रोड्यूस करने के लिए जो एनर्जी लगती है, जो न्यूट्रिएंट लगता है, वो पूरा न्यूट्रिएंट टैपेटम सेल देते हैं। कौन से सेल देते हैं? टैपेटम। तो ये वाले होते हैं टैपेटम सेल्स। कौन से सेल? टैपेटम। जो यहां पर हमें स्ट्रक्चर दिया है देखो टैपेटम। तो टैपेटम सेल्स दैट प्रोवाइड नरिशमेंट टू द डेवलपिंग स्पोर्स। जो स्पोर अंदर डेवलप हो रहे हैं ना, जिसे हम पोलन ग्रेन बोलेंगे, वो स्पोर को एनर्जी देती है। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये डायग्राम से इतना याद रखना है। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया था जो नीट में भी पूछा था, देखो बेटा कनेक्टिव के ऊपर। अब कनेक्टिव के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा था एग्जाम में। क्या क्वेश्चन है इसके ऊपर? देखो थोड़ा गौर से देखिएगा। पिछले क्वेश्चन पेपर पे अगर आपने निकाले हैं ना बेटा, तो वहां पर भी आपको पता चलता है। क्या बताया था नीट एग्जाम में? आपको इस सेल के बारे में पूछा था। यहां पर ग्रुप ऑफ द सेल्स है बच्चा। क्या है? ग्रुप ऑफ द सेल्स। और ग्रुप ऑफ द सेल्स जो है, जिसे हम कनेक्टिव बोलते हैं, ये पूरे सेल जो है स्टेराइल है बेटा। क्या है? स्टेराइल मींस दीज आर द स्टेराइल सेल्स एंड ग्रुप ऑफ दिस सेल्स दैट इज द स्टेराइल टिश्यू। सो ये पूरे स्टेराइल होने की वजह से हमें पूछा था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल्स आर स्टेराइल इन नेचर प्रेजेंट इन द एंथर लोब। तो अब कितना यहाँ पर बढ़िया स्ट्रक्चर और बढ़िया डायग्राम आपको दिख रहा है, तो उससे पता चल रहा है कि स्टेराइल टिश्यू और सेल्स कौन से। समझ में आ गया इतना? तो ये इतने सिंपल क्वेश्चन वहां पर बनते थे। अब अभी तक जो भी पोर्शन हो गया ना, उसके अंदर हमने फ्लावर का स्ट्रक्चर देखा है, जहां पर कैलिक्स करोला दैट आर द नॉन एसेंशियल पार्ट ऑफ द फ्लावर। उसके बाद जो डायरेक्टली रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व हो रहे वो थे गाइनोशियम और एंड्रोशियम। ये भी बात समझ में आ गई आपकी। अब देखो एंथर का स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं, तो मेल सेक्स ऑर्गन को डिटेल पढ़ रहे हैं। मेल सेक्स ऑर्गन का जो एंथर लोब था बेटा, तो वो एंथर लोब हमने सेक्शन के तौर पर देखा है। और जो बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, जो देखा ना यहाँ पर, उसको हम मराठी में फुल पाखरू बोलते हैं ना, फुल पाखरू छान किती दिसते, है ना। उसी तरह से ये छान दिखने वाला स्ट्रक्चर है, इसे अच्छी तरह से याद रखना है। और ये बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर है, लेकिन इसके ऊपर बार बार क्वेश्चन आया है टैपेटम को लेकर। टैपेटम जो होता है वो नरिशमेंट प्रोवाइड करने वाले सेल्स है। इतना ही नहीं, टैपेटम ओबिस बॉडी प्रोड्यूस करता है। अब ओबिस बॉडी क्या है? एक लाइन आपको दिखाई देगी बुक के अंदर हमारे। ओबिस बॉडी जो पोलन ग्रेन के स्पोरोडर्म को फॉर्म करने को सपोर्ट करती है। अब स्पोरोडर्म क्या है वो भी मैं अभी थोड़ी देर में आपको बताऊंगा। यानी कि पोलन ग्रेन के अंदर प्रोटेक्टिव नेचर क्रिएट करने का वर्क ओबिस बॉडी का है, और दैट ओबिस बॉडी प्रोड्यूसेस फ्रॉम द टैपेटम। ये बात याद रखिएगा। और टैपेटम तो नरिशमेंट, और इसके अंदर 4 पोलन सैक है, इसलिए ये टेट्रास्पोरोजिनियड बन गए। तो इसी तरह से ये डायग्राम के बारे में इतना याद। देखो बेटा, जब भी एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे डायग्राम ओरिएंटेड, तो आपको जितने लेबल्स दिए हैं ना, उसी लेबल्स को लेकर ही क्वेश्चन बनते हैं। इससे बाहर के क्वेश्चंस तो नहीं आएंगे, लेबल्स को लेकर ही क्वेश्चन आएंगे। फिर बच्चे बोलते हैं कि सर ये डायग्राम पर कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लेबल्स देखना है, लेबल्स के अंदर क्या क्या कैरेक्टर्स होते हैं, किस प्रकार से इसे हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, और उसी के बेसिस पर आंसर बताना है। सिंपल सी बात है बेटा। और वैसे तो आप बहुत दिन से पढ़ रहे हो, लॉकडाउन की वजह से आपको तो टाइम ही टाइम मिल गया ना। यस, ओके सरगम बेटा, तेजस, अनुराग, क्या बात है। चलो, तो ये बात याद रखिएगा। अब अगला जो पॉइंट देखते हैं वो इसी को लेकर थोड़ा देखते हैं। बहुत सिंपल सा पॉइंट है, ज्यादा तो इसके बारे में हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं। मैं आपको एक तो 2-3 लाइन यहाँ पर बताऊंगा, फिर उसके बाद में ये डायग्राम को एक्सप्लेन करूंगा। देखो बेटा, 2-3 लाइन कौन से हैं, हम क्या करेंगे, याद रखेंगे एग्जाम के दौर पर। क्या याद रखेंगे? हम याद रखेंगे कनेक्टिव को। इसको याद रखेंगे, कनेक्टिव को याद रखेंगे। कनेक्टिव के अंदर पूरी तरह से स्टेराइल टिश्यू होते हैं बेटा। क्या होते हैं? स्टेराइल टिश्यू होते हैं। और ये जो स्टेराइल टिश्यू है ना,
तो ये स्टेराइल टिश्यू दो लोग को कनेक्ट करने का काम करते हैं। अगर आपको कभी फंक्शन पूछा जाएगा तो आपको सीधा सीधा बताना है कि यहाँ पर एक लोब होता है एंथर का और ये दूसरा लोब होता है। तो ये दोनों लोब को कनेक्ट करना है ना, तो ये दोनों लोब को कनेक्ट करने के लिए यहाँ अंदर के साइड को कौन है, तो अंदर के साइड को बच्चा यहाँ पर है कौन, कनेक्टिव यानी कि स्टेराइल टिश्यूज। देखो ना कितना सिंपल सा है। और इसी के ऊपर तो नीट में क्वेश्चन पूछा था यार, इसी के ऊपर पीवाईक्यूज भी हमने देखे हैं हमारे एमएटी सीटी के लिए भी। और बच्चे घबरा जाते हैं, बोलते हैं यार सर ये कुछ तो अलग ही पूछ रहे हैं। तो ये अलग नहीं होता है बेटा, है ना, क्योंकि आपको तो पता है हमने बातों से नहीं रातों से जंग लड़ी है और बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई की है ना। और आपके सर के ऊपर तो बहुत बड़ा आशीर्वाद है माता पिता का, जिनके पैरों में पूरा जहां होता है बेटा, है ना। तो इसी तरह से ये बात याद रखिएगा, दीज आर द स्टेराइल टिश्यूज। कौन से टिश्यू है, स्टेराइल टिश्यू। ये बात समझ में आ गई बच्चों के मेरे, इतने प्यारे बच्चे हैं रे बाबा। देखो ये बात समझ में आती है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। यस, अब देखो ज्यादा टेंशन नहीं लेंगे, लेकिन बेटा ये जो लॉन्ग पार्ट होता है ना, दिस इज द फिलामेंट। ये क्या है, फिलामेंट। बच्चे बोलते हैं कि सर फिलामेंट के बारे में थोड़ा बताओ। फिलामेंट के बारे में अभी तक कुछ नहीं पूछा है और पूछेगी भी नहीं आगे चलकर। लेकिन एक बात याद रखिएगा, इस फिलामेंट को थोड़ा मैं अलग लेता हूं यहां से। ये जो एंड है ये इसका प्रॉक्सिमल एंड होता है बेटा और ये डिस्टल एंड होता है। ये बात याद रखिएगा, इसके बारे में ज्यादा डीप में नहीं जाना है क्योंकि जो पूछते ही नहीं तो उसको ज्यादा हम नहीं सोचेंगे। अब आपके सामने एक सिंपल सा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, जो स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से है। क्या होता है ये स्ट्रक्चर, देखिएगा, इसे थोड़ा मैं क्लियर करवाऊंगा। यहाँ थोड़ा लेबलिंग भी आने वाली है, तो थोड़ा बच्चा मैं इरेजर लेके इसे हटा देता हूं, ठीक है। अब देखो क्या है आपके सामने जो दिखाई देने वाला स्ट्रक्चर, दिस इज द पोलन ग्रेन। अब बच्चों को लगता है कि सर ये डायग्राम सिंपल है, इसके ऊपर कभी क्वेश्चन तो सिंपल सा आएगा, ऐसा ही लगता है ना। तो सिंपल सा क्वेश्चन आएगा बेटा, ये बात याद रखिएगा, कोई टेंशन नहीं। लेकिन एक बात आपको समझना है कि ये पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर है। इस पोलन ग्रेन के स्ट्रक्चर के अंदर हमें जो लेबल्स दिए उस लेबल के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। अब देखो बेटा यहाँ पर एंटाइन वॉल दिखाई दे रही है ना, यस। यहाँ पर कौन सी वॉल दिखाई दे रही है बच्चा, यहाँ पर दिखाई दे रही है एंटाइन वॉल। तो मैं प्यारे प्यारे बच्चों को एक बात भी पूछना चाहूंगा यहाँ पर कि बच्चों ने एक मुझे एंटाइन के बारे में कैरेक्टर बताना बहुत जरूरी है। देखो ये जो एंटाइन है इसके ऊपर किस प्रकार से क्वेश्चन आता है, पहले मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा स्ट्रक्चर। तो ये पूरा पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर है। ये आउटर जो वॉल है उसे हम एक्साइन बोलेंगे और यहाँ पर जो सेकेंड वॉल है वो इंटाइन होती है। उसके बाद अंदर का जो पार्ट है दैट इज द साइटोप्लाज्म बेटा, और एकदम इनर मोस्ट साइड को हमें दिखाई देता है न्यूक्लियस। क्या दिखाई देता है, न्यूक्लियस, ठीक है। ये मेन लेवल हो गए। लेकिन आपको क्वेश्चन जो पूछा है वो क्वेश्चन पूछा है इंटाइन के बारे में। एंटाइन जो होती है वो सेलुलोज और पेक्टिन से बनती है, इसे भूलना नहीं चाहिए, बहुत बार क्वेश्चन आया है। सेलुलोज एंड पेक्टिन से बनेगी बेटा, कैसे बनेगी, सेलुलोज और पेक्टिन से बनेगी। बच्चे बोलते हैं यार ये तो बात सही है ना। यस, कमेंट बॉक्स में बताइए बेटा। यस, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो, सेलुलोज एंड पेक्टिन की बनती है, यस बेटा, वैष्णव बेटा करेक्ट है। अब देखो जो एक्साइन वॉल है उसके ऊपर भी एग्जाम में क्वेश्चन है। अभी ये तो इसका किस्सा ही खत्म हो गया। देखो इसके बाद आपको कुछ नहीं पूछेंगे। सेलुलोज और पेक्टिन से बनने वाली वॉल एंटाइन होती है, कंटिन्यूअस है। बस ये दो वर्ड याद रखना है और आगे चलना है, बाकी तो आपको टेंशन देने की कोई जरूरत नहीं है। अब उसके बाद देखो एंटाइन पोलन ट्यूब प्रोड्यूस करती है। क्या करती है, पोलन ट्यूब प्रोड्यूस करती है। बस एक थोड़ा सा ज्यादा और एक्स्ट्रा का काम आपको लगा दिया। उसके बाद देखो एक्साइन क्या है, एक्साइन जो आउटर वॉल होती है पोलन ग्रेन की वो डिसकंटिन्यूअस है बेटा। कैसी है, डिसकंटिन्यूअस। देखो ना डिसकंटिन्यूअस है, इसका मतलब वो कहीं तो भी गैप दिखा रही है। और जहां पर भी गैप दिखता है ना बच्चा, उस गैप को क्या बोलेंगे हम, यस बताना है आपको। उस गैप को हम क्या बोलते हैं बेटा, उस गैप को हम बोलते हैं जर्म पोर। बहुत बढ़िया बेटा, यस। उसको क्या बोलेंगे हम, जर्म पोर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, जर्म पोर। तो जर्म पोर दैट रिस्पॉन्सिबल टू एक्सटेंड द पोलन ट्यूब, वहां से पोलन ट्यूब को एक्सटेंड किया जाता है, तो वो जर्म पोर होता है, ठीक है। अब देखो एक्साइन हो गई, एंटाइन हो गई। एक्साइन और एंटाइन दोनों को मिला के, ये पूरे दोनों लेयर को मिला के हम बोलते हैं स्पोरोडर्म। क्या बोलते हैं बेटा, स्पोरोडर्म।
स्पोरोडर्म। देखो ना, ये बात याद रखना है, स्पोरोडर्म। और इस स्पोरोडर्म के अराउंड में हमें दिखाई देता है एक ऐसा कंटिन्यूअस लेयर, जिस लेयर का नाम आपको भी पता है और आपको भी बताना है। ये क्या होता है? ये होता है स्पोरोपोलिनियन। क्या होता है बच्चा? दिस इज द स्पोरोपोलिनियन। देखो, स्पोरोपोलिनियन। तो ये स्पोरोपोलिनियन पोलन ग्रेन का प्रोटेक्शन करेगा। कैसे प्रोटेक्शन करेगा? हीट से प्रोटेक्शन करेगा, ह्यूमिडिटी से प्रोटेक्शन करेगा, इस तरह से। तो प्रोटेक्शन करने के लिए स्पोरोपोलिनियन इंपॉर्टेंट है। और वो उबिश बॉडी से आता है बेटा। किससे आता है? उबिश बॉडी। अब ये उबिश बॉडी क्या है? अरे बच्चों देखो, जो टैपेटम सेल थे ना, वो टैपेटम सेल उबिस बॉडी को प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वो उबिस बॉडी से आने वाला पार्ट है बेटा। समझ में आ गया? यस, ओके। बच्चे बोल रहे हैं सर ब्रेकआउट ले लो। अभी यहां पर ब्रेकआउट नहीं होता है ना बेटा, सरगम। यस चौहान बेटा, एग्जाइम मेड अप ऑफ द स्पोरोपोलिनियन, बहुत करेक्ट है बच्चा। यस, नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। पूजा बेटा बहुत बहुत करेक्ट है। इतनी बढ़िया पढ़ाई है हमारे प्यारे बच्चों की। कुछ बच्चे बोलते हैं सर थोड़ा फास्ट भी चलो। अरे भाई फास्ट नहीं चलना है, आज तो बहुत धीरे से चलेंगे, लेकिन धमाल करेंगे। इस टॉपिक को पूरा खत्म ही कर देंगे, फाड़ देंगे, इसके अंदर कुछ रखेंगे ही नहीं, है ना। चलो तो देखिएगा, बहुत प्यारे बच्चे। वैसे भी हमारे प्यारे बच्चों को 2-2, 4-4 घंटे लेक्चर करने की हैबिट जो बनी है ना, तो इसके वजह से हमारे बच्चे बने रहेंगे। यस, ओके, चलो बहुत बातें करते हैं। तो ये बात समझ में आ गई, इतना तो हो गया। अब स्पोरोडर्म हो गया। चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब बच्चे बोलेंगे क्वेश्चन कहां पर आता है, तो देखो बेटा, स्पोरोडर्म याद रखना है, स्पोरोपोलिनियन याद रखना है। इतना ही नहीं, सेलुलोज और पेक्टिन से वॉल बनती है, इंटाइन, उसको याद रखिएगा। इंटाइन से पोलन ट्यूब बनता है, ये पॉइंट याद रखिएगा। ये सब कुछ हो गया। उसके बाद जर्म पोर याद रखिएगा, और जो डिसकंटिन्यूअस होता है एक्साइट, उसको भी याद रखिएगा। ये पॉइंट अगर 4 हम याद रखेंगे तो 100% इसके अलावा कोई बाहर से पूछा ही नहीं जाएगा। और नहीं पूछा जाएगा तो जो भी आने वाला एग्जाम है उसके तो सक्सेसफुल आप ही बनेंगे ना। ठीक है, तो अंदर के साइड में कौन है बेटा? अंदर के साइड में साइटोप्लाज्म है। इस साइटोप्लाज्म में बहुत सारे आयन्स होते हैं, जैसे कि पोटेशियम आयन होते हैं, कैल्शियम आयन होते हैं, सोडियम आयन होते हैं, तो उसके बाद क्लोरीन आयन होते हैं, बहुत सारे आयन्स और न्यूट्रिटिव कैरेक्टर्स भी वहां पर प्रेजेंट होते हैं। ये बात याद रखिएगा। न्यूक्लियस आगे चलकर डिवीजन बताएगा, और डिवीजन बनने के बाद वहां पर एक जनरेटिव न्यूक्लियस बनेगा और दूसरा वेजिटेटिव न्यूक्लियस बनेगा। और उसी तरह से आगे चलने के बाद जनरेटिव से हमें मेल गैमेट्स दिखाई देगी, उसे भी हम डिटेल में देखेंगे। तो इतना हम यहाँ पर याद रखेंगे बेटा, यस कसम से रखेंगे। ओके, तो पोलन ग्रेन के बारे में ये बात हमने कह दी है। चलो थोड़ा आगे बढ़ेंगे। अब देखो, और एक बात आपको दिखाई देती है कि एक्चुअली पोलन ग्रेन जो डेवलप हो रहा है ना, तो उसको डेवलप करना है और मेल गैमेट के तौर पर डेवलप करना है। कैसा डेवलप करना है? मेल गैमेट के तौर पर। अब जो भी पोलन ग्रेन यहाँ पर डेवलप हो जाएगा तो उसको हम मेल गैमेट कहने वाले हैं। तो बच्चा देखो, मेल गैमेट है ना, तो पोलन ग्रेन एक्चुअली मेल गैमेट के तौर पर हमें देखना है। अब बच्चे बोलते हैं सर पोलन ग्रेन तो मेल गैमेट है, लेकिन नहीं बेटा, ये जो स्ट्रक्चर हमने यहाँ पर ड्रॉ किया है ना, 1 नंबर का जो पोलन ग्रेन दिखाई दे रहा है, ये नंबर, तो उसके अंदर हमें एक ही न्यूक्लियस दिखाई दे रहा था। लेकिन जो सेकेंड पॉइंट है, देखो यहाँ पर कौन सा पॉइंट है, थोड़ा मैं क्लियर करूंगा इसे। जो सेकेंड पॉइंट है ना बेटा, कौन सा वाला? देखो ये वाला सेकेंड सेल, तो इसके अंदर हमें 2 न्यूक्लियस दिखाई दे रहे हैं, एक वेजिटेटिव न्यूक्लियस, दूसरा जनरेटिव न्यूक्लियस। तो 2 न्यूक्लियस वहां पर बन गए, दोनों न्यूक्लियस बन गए, इसका मतलब वहां पर डिवीजन हो गया। और डिवीजन हो गया तो आगे चलकर ये जनरेटिव न्यूक्लियस इस प्रकार से दिखाई दे रहा है बेटा। देखो ना, ये जनरेटिव न्यूक्लियस क्या करेगा? ये तो रिस्पॉन्सिबल है आगे चलकर मेल गैमेट प्रोड्यूस करने के लिए, तो आगे चलकर ये मेल गैमेट प्रोड्यूस करेगा। और यहाँ पर हमें 1 वाला और ये 2 वाला, इस तरह से 2 मेल गैमेट दिखाई दे रहे हैं। यानी कि 2 मेल गैमेट पोलन ग्रेन के अंदर क्यों है, इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है। इसके पीछे रीजन क्या है, तो आगे चलकर हमें डबल फर्टिलाइजेशन बताना है। यस, समझ में आ रहा है ना बेटा? आगे चलकर हमें डबल फर्टिलाइजेशन बताना है। तो डबल फर्टिलाइजेशन बताना है तो यहाँ पर 2 न्यूक्लियस बनाना ही पड़ेंगे, और यहाँ पर बन गए। बनने के बाद उस न्यूक्लियस का डिवीजन होता है और उसे हम मेल गैमेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मेल गैमेट। अब ये हो गया पूरी तरह से मेल गैमेट। अब इस मेल गैमेट को
आगे चलकर डेवलपमेंट की दौर पर बताना है तो वहां पर पोलर ट्यूब बनती है। तो ये क्या बन गई? पोलर ट्यूब। और जब भी पोलर ट्यूब बनेगी बेटा तो पोलर ट्यूब के अंदर हमें 3 न्यूक्लियस दिखाई दे रहे हैं। बच्चे बोलते हैं यार सर यहाँ पर तो 3 न्यूक्लियस दिखाई दे रहे हैं। बेटा ये आगे वाला ट्यूब न्यूक्लियस है, ये सिर्फ न्यूट्रिशन का काम करेगा, आगे चलता ही रहेगा। उसके बाद पीछे वाले 2 मेल गैमेट है, इसको थोड़ा गौर से याद रखिएगा। ये 2 मेल गैमेट है ना, ये आगे चलकर डबल फर्टिलाइजेशन करने वाले। तो इस पॉइंट में याद एक ही रखना है हमें, क्या रखेंगे? हमें यहाँ पर 2 मेल गैमेट्स देखना है। कितने? 2 मेल न्यूक्लियस बोलेंगे हम उसे, 2 मेल न्यूक्लियस है बेटा। यस, कितना है बेटा? 2 मेल न्यूक्लियस है बच्चों। यस, हार्ड नहीं होता है बेटा, 2 मेल न्यूक्लियस बनते हैं। अब जब 2 मेल न्यूक्लियस बन रहे हैं तो एक न्यूक्लियस जो होता है उसे हम फर्स्ट मेल गैमेट कहेंगे और जो दूसरा होता है उसे हम सेकेंड मेल गैमेट कहेंगे। तो 2 मेल गैमेट वहां पर है, देखो ये वाला फर्स्ट और ये वाला सेकेंड, इस तरह से। तो सीधा सीधा आपको डेवलपमेंट दिखाई दे रही है पोलन ग्रेन की। बच्चों ये डेवलपमेंट कहां पर हो रही है ये भी उतनी ही इंपॉर्टेंट बात है, ये भी उतना ही मायना रखता है। आपको पता है ये स्टिग्मा होता है। क्या होता है? स्टिग्मा। मैं उसे थोड़ा क्लियर करूंगा। ओके, यस, मजा आ रहा है ना बेटा? यस और नो बताइए मुझे। ओम बेटा, सुमेध, तेजस, स्नेहा, किरण, सरगम बेटा, श्रावणी, यस, आयुषी बेटा। ओके, मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है? 2 मेल न्यूक्लियस करेक्ट है बेटा। यस तेजस। तो देखो ये यहां पर होता है स्टिग्मा और ये डेवलपमेंट कहां पर चल रही है? ऑन द स्टिग्मा। यस बेटा। ओके अन्नपूर्णा बेटा। ओके ओके चलो, यस यस, चलेंगे आगे चलेंगे। तो यहां पर डेवलपमेंट होती है। जो पोलन ग्रेन की डेवलपमेंट, सॉरी जिसे हम जर्मिनेशन बोलेंगे या फिर मेल गैमेटोफाइट फॉर्मेशन बोलेंगे, वो स्टिग्मा के ऊपर होता है। कहां पर होता है? स्टिग्मा के ऊपर। ठीक है, इस तरह से। तो ये बात याद रखिएगा। तो ये बन गया डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। समझ में आया ना? तो ये डेवलपमेंट बन गया मेल गैमेटोफाइट का। अब चलो थोड़ा आगे बढ़ते। आपको और भी एक बात बताना चाहता हूं मैं। देखो बच्चा, हमने क्या देखा है? हमने देखा है मेल सेक्स ऑर्गन, देखा ना? तो मेल सेक्स ऑर्गन जो प्लांट का होता है उसे हमें तो सीधा सीधा हमने बता दिया है एंड्रोशियम। क्या बता दिया है? एंड्रोशियम। इस एंड्रोशियम को इंडिविजुअली हम स्टेमन बताते हैं। क्या बताते हैं? स्टेमन। तो उसके अंदर एक फिलामेंट था, एंथरलोप था। इसको डिटेल देखा हमने एंथरलोप को, उसके बाद हमने पोलन ग्रेन देखा है। इस पोलन ग्रेन को हमने डिटेल देखा है। पोलन ग्रेन के बाद हमने बात की है पोलन ग्रेन के डेवलपमेंट की, जहां पर जर्मिनेशन हो गया पोलन ग्रेन का और पोलन ट्यूब फॉर्म होती है। तो यहां तक तो हमने देखा है। उसके बाद हमें बात करना है फीमेल सेक्स ऑर्गन की। कौन सी बात करना है? फीमेल सेक्स ऑर्गन ऑफ द फ्लावर। अब आपको बताना है कि फ्लावर का फीमेल सेक्स ऑर्गन कौन सा है। यस, क्लियरली बताना है, फास्ट बताना है, बहुत सिंपल सा पॉइंट है। रेडी? चले। चलो बताइए बेटा। ओके यस, चलो बताइए फीमेल सेक्स ऑर्गन कौन सा है बेटा यहाँ पर। सो जो भी फीमेल सेक्स ऑर्गन आपको दिखाई दे रहा है वो कुछ इस प्रकार से है, देखो, जिसे हम बोलेंगे गाइनोशियम। क्या बोलेंगे? गाइनोशियम। दिस इज द फीमेल सेक्स ऑर्गन ऑफ द फ्लावर। गाइनोशियम फ्लावर का फीमेल सेक्स ऑर्गन है। ये समझ में आ गया आपके? अब देखो बच्चा, यस करेक्ट है। इस गाइनोशियम का हम ऑब्वियसली जो नॉर्मल स्ट्रक्चर निकालते हैं, तो इस नॉर्मल स्ट्रक्चर को किस प्रकार से निकालना है? देखो बेटा, इस तरह से हमें टॉप में दिखाई देता है स्टिग्मा। क्या दिखाई देता है बेटा? स्टिग्मा। तो ये स्टिग्मा का पार्ट बन गया है ना, जो टॉप मोस्ट पार्ट है, और ये इलोंगेटेड पार्ट है इस तरह से स्टाइल, और लास्ट में जो पार्ट है दिस इज द ओवरी, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी। पूरी तरह से ये बन गया फीमेल सेक्स ऑर्गन। इन तीनों पार्ट को लेकर हम कॉमनली बताएंगे स्टिग्मा, फिर स्टाइल, और फिर सोलर बेसल पार्ट इज द ओवरी। ओवरी इज द स्टोरिंग हाउस ऑफ द ओव्यूल। इसके अंदर ओव्यूल होते हैं। क्या होते हैं? ओव्यूल होता है, ये बात याद रखें। क्या होता है इसके अंदर बेटा? ओव्यूल।
यानी कि ओवरी के अंदर ओव्यूल है। क्या है? ओव्यूल है। तो इस तरह से इट इज द स्टोरिंग हाउस। क्या है ये? स्टोरिंग हाउस है। अब गाइनोशियम बन गया, लेकिन गाइनोशियम का स्ट्रक्चर इतना सिंपल है। जिस गाइनोशियम के ऊपर हमें पोलन ग्रेन जर्मिनेट होते हुए नजर आ रहा था, तो वो जर्मिनेशन चलता है कीमोट्रॉपिज्म एक्टिविटी की वजह से। यहां पर केमिकल सीक्रेट हो जाएगा, तो उसे हम बोलेंगे कीमोट्रॉपिज्म। ठीक है, तो कीमोट्रॉपिज्म एक्टिविटी वहां पर होती है। ये बात समझ में आ गई। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये फीमेल सेक्स ऑर्गन है, और इसी फीमेल सेक्स ऑर्गन की वजह से हमें आगे चलकर मिलता है फर्टिलाइजेशन। जो फर्टिलाइजेशन डबल फर्टिलाइजेशन होता है एंजियोस्पर्मिक के अंदर। यस यस बेटा, टाइम तो लगने ही वाला है इस चैप्टर को, है ना। बहुत थोड़ा डीप में जितना एग्जाम ओरिएंटेड है उतना ही मैं ले रहा हूं। ओके, तो ये भी आपको गारंटी देता हूं, इसके बाद आपको इसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं है। इतना ही करोगे और बहुत अच्छी तरह से मार्क पाओगे। ओके, यस। तो देखो ये बात समझ में आ गया। अब दूसरी बात यहां पर बताना चाहता हूं कि जो स्ट्रक्चर ये वाला है नीचे वाला ओवरी का, तो इसके बारे में ज्यादा डिटेल बात करना है हमें। इस स्ट्रक्चर के अंदर हमें दिखाई देता है ओव्यूल, और ये जो ओव्यूल है वो एंजियोस्पर्मिक प्लांट का एनाट्रोपस होता है। क्या होता है? एनाट्रोपस। अब बच्चों को पता होगा एनाट्रोपस का मतलब क्या होता है। एंजियोस्पर्मिक प्लांट का जो ओव्यूल है वो एनाट्रोपस होता है, तो एनाट्रोपस का मतलब क्या होता है, तो उसी ओव्यूल की डायग्राम हम थोड़ा साइड को निकाल। ठीक है, साइड को निकालने के बाद आपको पता चलता है कि इस ओव्यूल के अंदर दो पार्ट है बच्चा। कितने पार्ट है? दो पार्ट। देखिएगा कौन से दो पार्ट है जो आपको यहां पर डायग्राम के तौर पर दिखाई। देखिए ना, दो पार्ट मैंने आपको बता दिया। जो फर्स्ट वन वाला पार्ट होता है ना, उसे हम बोलेंगे टाक। क्या बोलेंगे बेटा? टाक। ठीक है, और जो सेकेंड वन वाला होता है ना, उसे हम बोलेंगे बॉडी। तो दो पार्ट एनाट्रोपस ओवल में दिखाई देते हैं। जो स्टार्क है वो ये किएगा कौन सा है, तो वो रहेगा स्टार्क ये वाला। कहां से? ये पूरा, ये जो हिस्सा है ना बेटा, ये पूरा स्टार्क का हिस्सा है। कौन सा हिस्सा है? स्टार्क। इसे फ्यूनिकल भी कहा जाता है, वो तो बाद में हम देखने वाले हैं। और यहां से यहां तक का जो हिस्सा है ना, ये बॉडी का है। किसका है? ये बॉडी का। ठीक है, अब कंफ्यूजन दूर हो गया आपका। सर चाय पीनी है। ओके चाय पीनी है, बच्चे बोलते सर चाय पीना है। ओके, मेरी एक्सप्लेन करो प्लीज। ओके बेटा, आयुषी बेटा। यस करेक्ट है, बॉडी एनाट्रोपस ओवल करेक्ट है, बहुत बहुत बढ़िया। ओके साक्षी बेटा, समीक्षा बेटा, अभी स्टार्ट किया है बेटा। नोमन अभी स्टार्ट किया है। ओके, तो देखो ये दो पार्ट हमें मेन दिखाई दे रहे हैं। अब यहां पर दो पार्ट है, तो इसका मतलब क्या हो गया, तो ये जो है ना पार्ट बेटा, यहां पर सबसे फर्स्ट देखो धीरे धीरे से हमें आगे बढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चन भी बनते हैं ना, तो डायग्राम ओरिएंटेड किस प्रकार से बनते हैं वो समझ लेना चाहिए। सबसे फर्स्ट होता है आउटर इंटेगुमेंट। अब आउटर इंटेगुमेंट क्या होता है? जब भी सीड बनता है ना बेटा, ये ओवल का स्ट्रक्चर है, जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो सीड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो जब भी सीड बनता है ना, तो ये टेस्टा के अंदर कन्वर्ट होता है। किसके अंदर? टेस्टा के अंदर। और अभी तक बहुत सारे एग्जाम में यही पूछा है कि टेस्टा विच मेड्स फ्रॉम दी, टेस्टा कहां से बनता है, तो टेस्टा बनता है आउटर इंटेगुमेंट से। ये बात याद रखिएगा। उसके बाद सेकेंड इनर इंटेगुमेंट दिखाई दिया, वो टेगमन बनाता है सीड के अंदर। क्या बनाता है? टेगमन। बस दो तो पॉइंट खत्म हो गए। अब यहां पर आउटर इंटेगुमेंट और इनर इंटेगुमेंट, दो इंटेगुमेंट दिखाई दे रहे हैं आपको अच्छी तरह से। यस, तो इसलिए हम क्या बोलते हैं कि जो ओव्यूल दिखाई दे रहा है आपके सामने, वो तो एंजियोस्पर्मिक ओव्यूल है बेटा। और एंजियोस्पर्मिक ओव्यूल क्या है? बाइटेगमिक है। क्या है? बाइटेगमिक। ये पॉइंट आपको अच्छी तरह से दिया वाला है आपके बुक के अंदर। तो एंजियोस्पर्मिक ओव्यूल इज अ बाइटेगमिक, ये बात याद रखिएगा। जिसके पास आउटर इंटेगुमेंट है, इनर इंटेगुमेंट है, दो इंटेगुमेंट रहने की वजह से उसे हम बाइटेगमिक ऐसा बोल सकते हैं। ओके, चलो और एक बात आपको बताऊंगा मैं यहां पर, सीधी सीधी सिंपल सी बात है। देखो बेटा, अब यहां पर हमें आउटर इंटेगुमेंट इनर इंटेगुमेंट दिखाई दे रहा है। नीचे का जो एंड है यहां पर माइक्रोपाइल है। क्या है? माइक्रोपाइल।
ठीक है, दैट इज द लोकेशन फॉर एंट्री ऑफ द पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब के एंट्री के लिए वो लोकेशन बनता है जिसे हम माइक्रोपाइल बोलते हैं। उसके बाद जो अपोजिट एंड दिखाई दे रहा है दैट इज द चलाइजा, इट इज द टेपरिंग एंड ऑफ द ओव्यूल। ओव्यूल का ऊपर का हिस्सा जो चलाइजा होता है, नीचे का माइक्रोपाइल होता है, दोनों अपोज होते हैं एक में के। जो चलाइजा ऊपर वाला है, माइक्रोपाइल नीचे वाला है, इस प्रकार से सिचुएशन रहेगी तो वो एनाट्रोपस ओवल बन गया। ठीक है, अब देखो थोड़ा अंदर के साइड को आते तो अंदर हमें न्यूसेलस दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? न्यूसेलस। तो ये जो डायग्राम दिखाई दे रहा है ना, ये पूरा हिस्सा ये पूरा न्यूसेलस का है। कौन सा है? न्यूसेलस। अब न्यूसेलस के अंदर पूरी तरह से न्यूट्रिटिव सेल्स है, ये बात याद रखिएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकते हैं। कौन से सेल्स है? न्यूट्रिटिव सेल्स है न्यूसेलस के अंदर। अब इसके अलावा तो कुछ नहीं है इसके बाहर का, लेकिन थोड़ा अंदर चलते हैं तो हमें एम्ब्रियो सैक मिलता है। क्या मिलता है? एम्ब्रियो सैक। बेटा एम्ब्रियो सैक के ऊपर बार बार हर बार क्वेश्चन आए हैं, बताइएगा कुछ कैरेक्टर एम्ब्रियो सैक के लिए। यस बेटा, ओके। भूषण बेटा, अनुराग बेटा, मुकेश सर का क्लास है। ओके, बच्चों को तो भूख भी लग गई, कोई वड़ा पाव भेज रहा है तो कोई हरी मिर्च भेज रहा है तो कोई लाल मिर्च भेज रहा है, क्या बात है। ओके, देखो ये बात समझ लीजिए। अब और भी एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, अंदर के साइड को है हमें दिखाई देने वाला न्यूसेलस। ये जो न्यूसेलस है उसके अंदर एम्ब्रियो सैक है। एम्ब्रियो सैक के अंदर हमें ऊपर की तरफ एंटीपोडल सेल्स दिखाई देते हैं, वो 3 सेल्स है बेटा। कितने सेल्स है? 3 सेल्स है। ओके, उसके बाद सेकेंडरी न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है। सेकेंडरी न्यूक्लियस जिसे हम पोलार न्यूक्लियर बोलेंगे, ये बात याद रखिएगा, पोलार न्यूक्लियर। ठीक है, पोलार न्यूक्लियर हो गया। पोलार न्यूक्लियर के बाद हमें दिखाई देते हैं सिनर्जी सेल्स, और उसके साथ अंदर वाली एक सेल है, दोनों को मिला के हम बोलते हैं एग apparatus। तो ये एग्जाम में पूछते हैं एग apparatus किसे कहा जाता है। तो ये होता है एनाट्रोपस ओव्यूल। ठीक है, उसके बाद देखो जहां पर ओव्यूल अटैच है टाक से और फ्यूनिकल से, तो उस पॉइंट को हिलम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हिलम। समझ में आया बेटा इतना? ठीक है, तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब एक और भी बात आपको बताना चाहता हूं। क्या बताना चाहता हूं कि प्लासेंटा एक्चुअली क्या है। प्लासेंटा यानी कि ओवरी के जिस पार्ट को ट्यूनिकल या फिर स्टाक अटैच होता है तो वहां प्रेजेंट रहने वाले सेल को प्लासेंटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लासेंटा। तो यहां पर देखिएगा जो सेल दिखाई दे रहे हैं, दीज आर द प्लासेंटल सेल्स। कौन से सेल है? प्लासेंटल। ठीक है, चलो थोड़ा आगे बढ़ेंगे। अब देखिएगा आपके सामने एक सिंपल सी डायग्राम दिखाई दे रही है, जहां पर डेवलपमेंट ऑफ द फीमेल गैमेटोफाइट आपको बताना है। अब ये वाला मेगास्पोर मदर सेल है, जिसे हम एमएमसी के नाम पर बता सकते हैं। मियोसिस होता है तो हमें 4 सेल्स दिखाई दे रहे हैं, जिसे टेट्राड बोलेंगे। हम क्या बोलेंगे? टेट्राड। जो अपर 3 है वो डीजनरेट होते हैं, लास्ट वन फंक्शनल बनती है। लास्ट वन फंक्शनल बन जाएगी तो उसके अंदर ग्रोथ दिखाई देती है। ग्रोथ के बाद आगे चलकर क्या होता है? आगे चलकर एनलार्ज होता है, और स्ट्रक्चर एनलार्ज होने के बाद हमें दिखाई देता है इस प्रकार से स्ट्रक्चर। ठीक है, थोड़ा मैं ये करता हूं यहां पर। ओके, चलिएगा। ओके, तो फंक्शनल बनता है बेसल से, फिर एनलार्ज बनेगा। मियोसिस फर्स्ट याद रखना है, एग्जाम में मियोसिस कितने होते हैं ये पूछते हैं, माइटोसिस कितने होते हैं ये पूछते हैं। तो माइटोसिस फर्स्ट याद रखना है, माइटोसिस सेकेंड याद रखना है, और उसके बाद माइटोसिस थर्ड। अब यहां पर हमें 1 से लेकर 2 न्यूक्लियस, 2 से लेकर 4, 4 से लेकर 8 न्यूक्लियस दिखाई देते हैं। तो 8 न्यूक्लियस बन गए बेटा। 8 न्यूक्लियस अगर बन रहे हैं तो इसकी अरेंजमेंट बनती है, ऊपर के साइड को 3 दिखाई देते हैं, दैट आर द एंटीपोडल्स। ऊपर के साइड के कौन से? एंटीपोडल्स है। नीचे के साइड के एग apparatus है, 2 सिनर्जिड्स और एक अंदर वाली एग, और अंदर के साइड को 2 पोलर न्यूक्लियर। तो इस तरह से ये पूरा एम्ब्रियो सैक बन गया। तो इसे क्या बोलते हैं हम? इस एम्ब्रियो सैक को फीमेल गैमेटोफाइट बोलेंगे बेटा। समझ में आया? यस। तो हमें यहाँ पर कितने माइटोसिस दिखाई दे रहे हैं याद रखेंगे हम, हमें 3 माइटोसिस दिखाई दे रहे हैं। कितने? 3 माइटोसिस। ये पॉइंट अच्छी तरह से याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है कितने माइटोसिस वहां पर होते हैं, तो 3 माइटोसिस होते हैं बेटा। यस, ओके, यस सरगम बेटा,
ओके साक्षी बेटा, श्रावणी बेटा, यस बहुत बढ़िया बेटा। पूजा करेक्ट है, 1 मियोसिस और 3 माइटोसिस, ये बात याद रखिएगा। क्या बात है, अगर ये कर लिए ना तो इसमें से ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व होता है। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं, कितने माइटोसिस होते हैं यार, तो देखिए ना यहाँ पर एक माइटोसिस हो रहा है, यहाँ पर दूसरा हो रहा है, यहाँ पर तीसरा हो रहा है, तो इसमें तो कुछ ऐसा हार्ड ही नहीं है। और ये पूरा स्ट्रक्चर बन गया मैच्योर एम्ब्रियो सैक का। जो भी एम्ब्रियो सैक हमें मिलता है उसके अंदर कितने सेल्स है काउंट करो। देखो ये 1 2 3, ये वाली 4 5 6 और ये पूरी बड़ी वाली एक 7, यानी कि 7 सेल। तो ये जो एम्ब्रियो सैक है फीमेल गैमेटोफाइट है वो 7 सेल्ड है बच्चा। क्या है? 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड। समझ में आ गया आपके? 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड। हर बार एग्जाम में पूछते हैं, बहुत बार पूछा है कि जो एंजियोस्पर्मिक एम्ब्रियो सैक होता है या फिर फीमेल गैमेटोफाइट होता है किस प्रकार से होता है? 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड, है ना बेटा? चलो बताइए कमेंट बॉक्स में। यस अनुराग बेटा, वैभव, ओके चल, तो ये बात यहां पर समझ में आ गई आपके। अब देखो एक सिंपल सी बात मैं आपको बताऊंगा, जो एम्ब्रियो सैक है, थोड़ा पेन चेंज करता हूं मैं, जो एम्ब्रियो सैक है बेटा, तो वो एम्ब्रियो सैक किस प्रकार से है देखो। ये जो एम्ब्रियो सैक है ना, तो वो 7 सेल रही, ये बात याद रखना है आपको एग्जाम के दौर पर। इतना ही नहीं, 8 न्यूक्लिएटेड है और ये मोनोस्पोरिक है बेटा। ये तो बहुत बार पूछा है नीट के बच्चों के लिए, तो ये पॉइंट अच्छा है और पूछा भी है, नीट के एग्जाम में भी पूछा था। मोनोस्पोरिक है। मोनोस्पोरिक का मतलब क्या होता है? जो एम्ब्रियो सैक डिवाइड प्रोड्यूस होता है ओनली 1 सेल। देखो ना, एक ही सेल से हो रहा है। कहां पर हो रहा है? ये सेल कौन सी है? ओनली 1 है, एक ही सेल है। तो ये एक सेल रहने की वजह से यहां पर देखो ना, ये ओनली 1 सेल है, इसकी वजह से पूरा 7 सेल स्ट्रक्चर बन रहा है। तो ये मोनोस्पोरिक बन गया। क्या बन गया? मोनोस्पोरिक। ये बात याद रखना है आपको। चलो बहुत प्यारे बच्चे, कमेंट बॉक्स में क्या बोल रहे हैं? यस ओके बेटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, सॉरी नेक्स्ट पॉइंट भी आपको देखना है अभी। तो इस तरह से यहां पर अभी हमारे टॉपिक का नियर अबाउट 70% या फिर 60 to 70% क्वेश्चन कवर हो गया। अब चलते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। चलो यस देखते हैं अभी अगला पोर्शन कौन सा है। अगला पोर्शन बहुत सिंपल सा है जिसको हम बोलेंगे पॉलिनेशन। अब बच्चों आपको एक बात बताना है, पॉलिनेशन का मतलब क्या होता है। तो आपको तो डेफिनेशन नहीं पूछने वाले हैं, ठीक है। इस पॉलिनेशन के कितने टाइप होते हैं? 2 टाइप होते हैं। जो 2 टाइप हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले पॉलिनेशन क्या होता है ये भी देखेंगे। व्हाट इज मीन बाय द पॉलिनेशन? डेफिनेशन बताइएगा। यस डेफिनेशन बताइएगा पॉलिनेशन की क्या होती है। तो पॉलिनेशन जो है ये सीधा सीधा हम बता सकते हैं ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन। ज्यादा थ्योरी नहीं लूंगा मैं, बच्चे बोलेंगे यार सर ये तो पढ़े वाला है। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स। लेकिन ये पोलन ग्रेन कहां से कहां पर ट्रांसफर हो रहे हैं? फ्रॉम स्टिग्मा, स्टिग्मा से लेकर, फ्रॉम स्टिग्मा टू, नो स्टिग्मा नहीं ना बेटा, फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। पोलन ग्रेन स्टिग्मा पर थोड़ी होते हैं, नहीं होते हैं ना। यस चलो बताइएगा, फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। बच्चे थोड़ी देर कंफ्यूज होते यार सर ने ये क्या बता दिया, है ना। ओके तो एंथर टू स्टिग्मा बनता है। अगर पोलन ग्रेन एंथर से लेकर स्टिग्मा तक जा रहे हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे? पॉलिनेशन। लेकिन बेटा ये पॉलिनेशन करना है तो उसके लिए कुछ एजेंट्स होना बहुत जरूरी है। डायरेक्टली तो पॉलिनेशन नहीं बनेगा, तो पॉलिनेशन पूरी तरह से कंप्लीट करने के लिए कुछ एजेंट्स की जरूरत होती है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? पॉलिनेटिंग एजेंट्स। अब आपको बताना है पॉलिनेटिंग एजेंट्स किस प्रकार से होते हैं, बताइएगा। पॉलिनेटिंग एजेंट्स किस प्रकार से होते हैं, है ना। यस बेटा प्रेरणा, ओके ओम, ओके रोहिणी बेटा, पॉलिनेटिंग एजेंट्स अनुराग, यस बहुत बढ़िया। तो पॉलिनेटिंग एजेंट जो होते हैं 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है एबायोटिक
दूसरा होता है बायोटिक। दो एजेंट्स बन गए, एक एबायोटिक बन गया, दूसरा बायोटिक बन गया। जो एबायोटिक है ना बेटा, इसके अंदर दो एजेंट्स आते हैं। फर्स्ट वन वाला कौन सा है? फर्स्ट वन वाला कौन सा है बच्चा? वाटर है। क्या है? वाटर है। और दूसरा है विंड, यानी कि विंड, यानी कि उसको हवा बोलेंगे हम, एयर बोलेंगे, बोलते हैं ना हम। तो इस तरह से एयर पॉल्यूशन भी वहां पर होता है। ये दोनों, यस करेक्ट है बेटा अजीत, बहुत बहुत करेक्ट है, यस। ओके दीपक बेटा करेक्ट है, वर्षा बेटा करेक्ट है, समीक्षा बेटा, चंद्रकांत, रोहिणी बहुत बहुत करेक्ट है बेटा, यस। गौरव करेक्ट है बेटा, प्रेरणा। देखो फिर वाटर के अंदर भी हमें दो टाइप्स देखना है, और दो टाइप्स आपको ज्यादा डीप में नहीं पूछे हैं, आपको सिर्फ एग्जांपल ही पूछा है। यहां पर एक होता है हाइपोहाइड्रोफिला, हाइपोहाइड्रोफिला, ठीक है, और दूसरा होता है ईपी हाइड्रोफिला, ईपी हाइड्रोफिला। अब बच्चे बोलते हैं सर ये हाइड्रोफिला क्या है? जब पॉलिनेशन वाटर से हो रहा है तो उसे हम हाइड्रोफिला बोलेंगे, है ना। और एग्जांपल यहां पर हम दोनों के लिए लेते हैं, बताइए एग्जांपल, जोस्टेरा एंड वैलिसनेरिया। ये दोनों एग्जांपल को याद रखना है, जोस्टेरा एंड वैलिसनेरिया, बस खत्म। ये दो ही एग्जांपल बहुत बार एग्जाम में पूछे। अब वीड पॉलिनेशन को हम बोलेंगे एयर पॉलिनेशन, उसे हम एनिमोफिलाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनिमोफिलाई। और ये ज्यादातर मोनोकॉट के अंदर दिखाई देता है, ग्रासेस के अंदर दिखाई देता है, एग्जाम में पूछे वाला है, ठीक है। तो ये एबायोटिक फैक्टर्स है। अब देखो बायोटिक फैक्टर्स में बहुत बड़ी मजा है। बायोटिक फैक्टर्स कौन से बेटा? तो बायोटिक फैक्टर्स के अंदर आपको याद रखना है कि यहां पर सबसे फर्स्ट वाला होते हैं इंसेक्ट। इंसेक्ट्स की वजह से पॉलिनेशन चलता है। इतना ही नहीं, बर्ड की वजह से पॉलिनेशन चलता है। इतना ही नहीं बच्चा, बैट की वजह से भी पॉलिनेशन चलता है। ओके, तो ये थ्री मेजर है, जिसको हम एग्जाम के दौर पर देखेंगे, बुक के अंदर भी इसको ही दिया है। तो ये थ्री मेजर्स होते हैं। तो ये पूरी तरह से इनकी वजह से पॉलिनेशन चलता है, लेकिन इनके लिए टेक्निकल टर्म हमने यूज किए हैं। इंसेक्ट से पॉलिनेशन हो जाएगा तो उसे क्या बोलना चाहिए? एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा। अब इंसेक्ट से पॉलिनेशन होता है तो उसे क्या बोलेंगे हम? थोड़ा डायग्राम आगे क्या, ओके चलो कोई बात नहीं। देखो, अगर पॉलिनेशन इंसेक्ट से हो रहा है तो उसे बोलेंगे इंटैमोफिलाई। क्या बोलेंगे बेटा? इंटैमोफिलाई। ओके, अगर पॉलिनेशन बच्चों बर्ड से हो रहा है, किस वजह से हो रहा है? बर्ड्स की वजह से हो रहा है, तो वो होता है ऑर्निथोफिलाई। क्या होता है? ऑर्निथोफिलाई। समझ में आ गया? इतना तो क्लियर हो गया। अब और एक बात है, अगर पॉलिनेशन बैट की वजह से हो रहा है, की वजह से हो रहा है, बैट्स की वजह से हो रहा है, यस बेटा करण करेक्ट है, बैट की वजह से हो रहा है। अगर बैट की वजह से होता है तो उसे बोलेंगे कायरेप्टेरोफिलाई, टेरोफिलाई, ठीक है। तो ये यहाँ पर टेक्निकल टर्म दिया है। अब यहाँ पर आपको इनके एग्जांपल्स पूछेंगे, एग्जाम क्या बोलेंगे? एग्जांपल्स पूछेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल यहाँ पर आपको एग्जाम के लिए पूछना बहुत जरूरी है, और वो पूछ सकते हैं, तो आपको उस एग्जाम्पल को ही अच्छी तरह से याद रखना है। तो चलो, इंटैमोफिलाई के लिए हम जास्मीन का एग्जाम्पल लेते हैं बेटा। कौन सा एग्जाम्पल लेते हैं? जास्मीन दिया है हमें, उसके बाद जास्मीन के बाद रोज दिया है, जास्मीन, रोज। यस बताइए एग्जाम्पल क्या होता है बेटा? यस बहुत बढ़िया, यस बेटा काश। जास्मिन दिया है, रोज दिया है, रोज के बाद हमें दिया है और एक एग्जांपल सेस्ट्रम, ठीक है। उसके बाद ऑर्निथोफिलाई के भी कुछ एग्जांपल दिए बेटा। ऑर्निथोफिलाई के अंदर जो भी एग्जांपल दिए हैं, तो उसके अंदर बॉम्बैक्स बहुत बार पूछा है आपको, उसको याद रखिएगा। बॉम्बैक्स के बाद कैलिस्टेमॉन, ये भी पूछा है, कैलिस्टेमॉन, ठीक है। और फाइनली बेटुआ को भी याद रखना है, ये बात यहां पर। तो ये एग्जांपल ही आपको पूछेंगे। उसके बाद आपको कायरेप्टेरोफिलाई के अंदर एग्जांपल पूछने वाले हैं, जो एंथोसोफिलस, थोड़ा मैं इसे क्लियर करूंगा, ओके।
ये बात याद रखिए। उसके बाद और भी एक एग्जांपल आपको दिया है, जो भी मुझे लगता है आई थिंक वो नीट के एग्जाम में पूछा था। एंथ्रासिफेलस भी आपको पूछा है और नीट के एग्जाम में भी एक क्वेश्चन आया था अडनसोनिया के ऊपर, अडनसोनिया को, ठीक है, ये बात याद रखिए। और फिर काइगेला, तो ये 3 एग्जांपल्स याद रखिएगा। तो इतना आपको अच्छी तरह से करना है ये पॉलिनेशन के बारे में, और इसके कुछ एडाप्टेशंस दिए वो भी आपको याद रखना है। तो एडाप्टेशन क्या होते हैं, प्लांट्स के अंदर, फ्लावर के अंदर नेक्टर होता है, ठीक है, जो नेक्टर इंसेक्ट के लिए जरूरी है, और उसके बाद फ्लावर लार्ज होते हैं साइज में, ब्राइट कलर के होते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं, और भी याद रखेंगे फ्लावर साइज में लार्ज होते हैं, और लार्ज तो हो गया, स्ट्रांग होते हैं, जैसा कि अगर बैट फ्लावर को लटक जाता है तो फ्लावर उसका वेट मैनेज करता है। तो कैरेप्टेरोफिलाई के लिए स्ट्रांग भी फ्लावर होना बहुत जरूरी है, इस तरह से, ठीक है। तो ये कुछ एडाप्टेशंस भी आपको याद रखना है अच्छी तरह से। ओके बेटा, समझ में आ रहा है? यस, बहुत बढ़िया, प्यारे प्यारे बच्चे हैं। ओके, प्रसाद बेटा, यस, ओम बेटा, चलिए, तो ये पॉइंट होगा। अब देखो आपको एक डायग्राम दिखाता हूं आपके टेक्स्ट बुक से। बेटा यहाँ पर जो फर्स्ट नंबर की ट्री दिखाई दे रही है आपको, तो वो एनिमोफिलिया पॉलिनेशन है, और यहाँ पर हमें वेलिस्नेरिया का भी पॉलिनेशन दिखाई दे रहा है। तो ये 2 डायग्राम्स आपके बुक के अंदर दिए वाले हैं। जहां मोनोकॉट, मेज का एग्जांपल दिया है आपको, मेज के अंदर एनिमोफिलस कंडीशन है, जहां पॉलिनेशन एयर के थ्रू होता है, और पॉलिनेशन जो वाटर के अंदर हो रहा है वो वेलिस्नेरिया का दिया है, वो भी आपको यहाँ पर याद रखना है। ओके, अब देखिएगा, पॉलिनेशन अगर इंसेक्ट से होता है तो वो इंटरमोफिला होगा। उसके लिए एग्जांपल सैल्विया का भी दिया है, जिसे हम लेवर मैकेनिज्म बोलते हैं। देखो यहाँ पर बहुत सारे बच्चे लेवर मैकेनिज्म के लिए कंफ्यूज होते हैं, तो लेवर मैकेनिज्म यहाँ पर दिया है। एक्चुअली लेवर मैकेनिज्म का मतलब क्या होता है बेटा, लेवर मैकेनिज्म यानी कि जब भी इंसेक्ट यहाँ पर बैठा है तो ऊपर के साइड से आकर एंड्रोशियम इसको टच होता है, और पोलन ग्रेन उसके बॉडी के ऊपर डस्ट होते हैं, तो उसे लेवर मैकेनिज्म बोलेंगे। ये सैल्विया के अंदर दिया है। ऑर्निथोफिला यानी कि बर्ड से पॉलिनेशन हो रहा है, और ये हमिंग बर्ड का एग्जांपल दिया है, ये सीधा सीधा फ्लावर दिया है, और इस तरह से ये पॉलिनेशन चलता है ऑर्निथोफिलस के अंदर। ओके, अब देखिएगा थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद पॉलिनेशन हो गया। अब रही बात पोलन पिस्टिल इंटरैक्शन की। बहुत सारे बच्चे पोलन पिस्टिल इंटरैक्शन को लेकर टेंशन में रहते हैं, है ना? यस, यस बेटा, ओके। पोलन पिस्टिल इंटरैक्शन क्या होता है, तो देखिएगा, सबसे बात एक याद रखिएगा, ये हमारा क्या है, गाइनोशियम का स्ट्रक्चर है जो मैं ड्रा कर रहा हूं। ओके, क्या बात है, डायग्राम तो ड्रॉ करना ही करना है ना। बायोलॉजी बोले तो दिल और दिमाग से पढ़ने का सब्जेक्ट है बेटा, और हमारे प्यारे प्यारे बच्चे बहुत अच्छे डायग्राम निकालते हैं ना। टीटीजी डेट आली का बोलते बच्चे, डेट अभी नहीं आई है, उसके बारे में ही चल रहा है। आपको नोटिफिकेशन दिया है ना, मुकेश सर ने वीडियो भी बनाया है। एक बच्चों 21-22 तारीख के आसपास हो जाएगी आपकी एग्जाम, तो अभी हमारे पास 10 दिन बाकी है, तो अच्छी तरह से करो। ओके, यस बेटा, यस, नोमन बेटा, ओके, राधा बेटा, ओके, ओके। देखिएगा, ये स्टिग्मा है, क्या है, स्टिग्मा। अब बच्चे बोलते हैं सर ये तो मैंने देखा है, ये स्टाइल है, और ये होती है ओरी। एक बात याद रखिएगा बेटा, हम फीमेल सेक्स ऑर्गन के लिए इंडिविजुअली कार्पेल वर्ड यूज करते हैं, उसको हम पिस्टिल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पिस्टिल। तो ये 2 वर्ड आपको याद रखना है। तो यहां पर क्या होता है, कीमोट्रोपिज्म एक्टिविटी होती है। कीमोट्रोपिज्म एक्टिविटी यानी कि केमिकल सीक्रेट होता है, और जो भी केमिकल सीक्रेट हो रहा है ना, तो इसके अराउंड में आ जाएगा। अभी केमिकल सीक्रेट होने की वजह से इस एक्टिविटी को कीमोट्रोपिज्म बोलते हैं, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया कीमोट्रोपिज्म की वजह से क्या होता है बेटा, सीधा इंसेक्ट अट्रैक्ट होते हैं। यहां पर इंसेक्ट अट्रैक्ट हो गया, एटमॉस्फेयर में फ्रेग्रेंस सर्कुलेट होता है, और फ्रेग्रेंस सर्कुलेट होने की वजह से इंसेक्ट अट्रैक्ट होते हैं। इंसेक्ट अट्रैक्ट हो गए
तो यहाँ पर पोलन ग्रेन आते हैं। और जो भी पोलन ग्रेन सेम स्पेसीज के हैं, कौन से, देखो एक बार सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, सेम स्पेसीज के, जैसा फॉर एग्जांपल ये गवा प्लांट है, कौन सा है, गवा, और इधर से भी आने वाला पोलन ग्रेन गवा का है, कौन सा है, गवा का। तो वही पोलन ग्रेन यहाँ पर जर्मिनेट होता है, और सेल्फ यानी कि सेम स्पेसीज के पोलन ग्रेन को जर्मिनेट करने के लिए जो इंटरेक्शन बनता है उसे बोलना चाहिए पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। क्या बोलना चाहिए, पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। ओके, समझ में आ गया, ये छोटी सी टर्म समझ में आती है। अब जब पोलन ग्रेन आ गया, पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन हो गया, पोलन ग्रेन का जर्मिनेशन हो गया, यहां से पोलन ट्यूब फॉर्म भी हो गई, और ये पोलन ट्यूब चल रही है ओव्यूल की तरफ। कहां पर चल रही है, ओव्यूल की तरफ। लेकिन बेटा ये ओव्यूल की तरफ आ जाएगी, लेकिन ओव्यूल के अंदर एंटर कहां से करेगी, ये भी तो बहुत बड़ा मैटर है ना। कहां से एंटर करेगी बताइए मुझे, यस, बहुत बहुत बढ़िया बेटा, बताइए कहां से एंटर करेगी। ओके, तो देखिएगा पोलन ट्यूब के एंटर करने के कई रास्ते हैं। कई पोलन ट्यूब माइक्रोपाइल से एंटर करेगी, कोई पोलन ट्यूब सलाइजा से एंटर करेगी, तो कोई इंटेगुमेंट से करेगी। ठीक है, तो उसी के बाद हम देखते हैं एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इन द ओव्यूल। ठीक है, अब ओव्यूल के अंदर एंट्री कर रहे पोलन ट्यूब। सबसे पहले देखो पोलन ट्यूब की एंट्री कहां हो रही है, पोलन ट्यूब की एंट्री हो रही है यहां पर। कहां पर, ये फर्स्ट पॉइंट यहां दिए वाला है, तो पोलन ट्यूब की एंट्री हो रही है, सबसे फर्स्ट वाला पॉइंट देखो माइक्रोपाइल से। कहां से हो रही है, माइक्रोपाइल से। अगर पोलन ट्यूब की एंट्री माइक्रोपाइल से हो रही है तो उसे हम पोरोगैमी बताते हैं। बेटा क्या बताते हैं, पोरोगैमी, यानी कि एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब थ्रू द माइक्रोपाइल, पोरोगैमी हो गया। उसके बाद पोलन ट्यूब की एंट्री हो रही है चलाइजा से, तो ये बन गया चलाइजा से एंट्री। ठीक है, तो ये चलाइजोगैमी बन गया। इतना ही नहीं, पोलन ट्यूब की एंट्री हो रही है इंटेगुमेंट से, सो दैट इज द मीजोगैमी। बेटा इसको और भी एक वर्ड हम लिखते हैं, इंटेग्यूमेंटोगैमी भी हम इसे लिखेंगे। क्या बोलेंगे, इंटेग्यूमेंटोगैमी। ठीक है, कुछ हार्ड है बच्चा यहां पर। ओके, बहुत बढ़िया, यस, ओके, तो ये बात याद रखना है आपको। इतना तो क्लियर हो गया बेटा। एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब थ्रू द माइक्रोपाइल, दैट इज द पोरोगैमी। एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब थ्रू द चलाइजोगैमी, दैट इज सॉरी चलाइजा, दैट इज द चलाइजोगैमी। और एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब थ्रू द इंटेगुमेंट, दैट इज द इंटेगुमेंटोगैमी। अब देखिएगा अगला पॉइंट आपको बहुत सिंपल सा दिया है। उसके बाद बारी आती है फर्टिलाइजेशन। यहां पर जो भी फर्टिलाइजेशन चलेगा वो चलेगा डबल फर्टिलाइजेशन। कौन सा चलेगा बेटा, डबल फर्टिलाइजेशन। कौन सा चलेगा, डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन, देखो ये डबल फर्टिलाइजेशन। अब बच्चे बोलते हैं सर ये डबल फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होगा, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है बेटा। यस गौरव, ओके, साक्षी बेटा, राधा, नोमान, ओके, बहुत बहुत प्यारे बच्चे, अनुराग बेटा, आयुष्य बेटा, बहुत प्यारे बच्चे हैं हमारे, बहुत प्यारे। ओके, क्या बात है, सब कुछ क्लियर है ना बेटा। यस, ओके, जस्ट बेटा थोड़ा पानी पीता हूं मैं। अब देखो एनर्जी आ गई थोड़ी, है ना। बच्चे बोलते हैं सर, बच्चे तो मुझे चाय भेज रहे हैं, कोई बच्चे पानी भेज रहे हैं, है ना, बहुत ख्याल रखते हैं मेरा, है ना। यस बेटा, यस गणेश, आपका पानी यहाँ पर आ गया बेटा, पानी पहुंच दिया आपने बहुत अच्छी तरह से। यस प्रतीक्षा बेटा, ओके। अब बात करते हैं डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में। देखो बेटा यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जो पोलन ग्रेन था ना, उस पोलन ग्रेन के अंदर हमें दो न्यूक्लियस दिखाई दे रहे थे। इस तरह से देखो, ये पोलन ग्रेन था ना, इस पोलन ग्रेन के अंदर दो न्यूक्लियस थे यहाँ पर। तो ये दो न्यूक्लियस है, इसको हम बोलेंगे फर्स्ट मेल गैमेट, फर्स्ट मेल गैमेट। और जो दूसरा है वो होता है सेकेंड मेल गैमेट। क्या होता है, सेकेंड मेल गैमेट। ओके, अब दोनों मेल गैमेट फ्यूज होते हैं दो अलग अलग जगह पर।
एक हो रहा है, देखो यहाँ पर, कहां पर होता है, थोड़ा इस डायग्राम से बताऊंगा, फिर मैं खुद की डायग्राम निकाल कर आपको बता के क्लियर करवा दूंगा सब। तो पोलर ट्यूब आ गई, वहां से दो मेल गैमेट आ गए। एक मेल गैमेट होता है एक सेल से फ्यूज, देखो यहां पर, तो उसे सिनगैमी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सिनगैमी। हाँ, उसके बाद देखो ट्रिपल फ्यूजन मेल गैमेट। यहाँ पर जो सेकेंड मेल गैमेट होता है वो आगे चलकर पोलर न्यूक्लियस से फ्यूज होता है। तो दो जगह पर फर्टिलाइजेशन हो रहा है, एक हो रहा है एक अपेरेटस के पास और दूसरा हो रहा है पोलर न्यूक्लियाई के पास। तो ये दो जगह पर फर्टिलाइजेशन होता है, तो इसलिए इसे डबल फर्टिलाइजेशन बोलेंगे। और ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है एंजियोस्पर्मिक प्लांट का, ये बात याद रखिएगा। अब चलो एक सिंपल से डायग्राम से आपको समझाता हूं। ये वाला जो स्ट्रक्चर है ना बेटा, ये पूरा ये अंदर का स्ट्रक्चर, इसे उठा के हम बाहर लेने वाले, इतने ही स्ट्रक्चर को, यस, इतने ही स्ट्रक्चर को हम निकाल कर बाहर लेने वाले हैं बेटा। ओके, यस यस बच्चे खाना खाने को बुला रहे हैं। अब देखो सीधा सीधा आपके सामने एक स्ट्रक्चर में ड्रॉ करता हूं, थोड़ा बहुत बड़ा स्ट्रक्चर लार्ज निकाल। ये है बेटा एम्ब्रियो सेल। चलो अब देखो किधर से, ये एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर मैंने ड्रा किया है। एम्ब्रियो सैक में आपको पता है जो सेल्स दिखाई देते हैं ऊपर के साइड में तीन है, एक, दूसरी दो और तीसरी तीन, हो गए तीन सेल। ये तीनों सेल एंटीपोडल है बच्चा, थोड़ा गौर से समझिएगा, थोड़ा देर लगेगा इसे, लेकिन क्लियर ही हो जाएगा बाद में, जिंदगी में कभी भी इसका प्रॉब्लम हमको सताएगा नहीं। एंटीपोडल सेल, ठीक है, यस। उसके बाद जो सेकेंड है ना, ओके, उसके बाद देखो अंदर है पोलर न्यूक्लियाई, जो पोलर न्यूक्लियाई इस प्रकार, सिंगल एन सिंगल एन, और यहां पर होता है एग सेल और साइड में सिनर्जी। इधर के साइड से क्या आता है, पोलन ट्यूब आती है, क्या आता है, पोलन ट्यूब आती है, और ये पोलन ट्यूब सीधा माइक्रोपाइल से एंटर हो रही है और अंदर आ रही है। अंदर आने के बाद ब्रस्ट हो जाएगी बेचारी, और इसके अंदर दो न्यूक्लियस, एक और ये दूसरा। जो फर्स्ट न्यूक्लियस है यहां पर फ्यूज हो जाएगा इसके साथ, एक सेल के साथ। तो फर्स्ट पोलन मेल गैमेट, फर्स्ट मेल गैमेट, ओके, फर्स्ट मेल गैमेट, फर्स्ट मेल गैमेट फ्यूज हो गया। तो यहां पर एक फर्स्ट फ्यूजन हो गया और दूसरा जो मेल गैमेट आएगा यहां पर फ्यूज हो जाएगा। तो यहां पर एक दो तीन न्यूक्लियस दिखाई दे रहे हैं, तो 3n बनेगा, तो इसे बोलेंगे ट्रिपल फ्यूजन। फ्यूजन ये हो गया डबल फर्टिलाइजेशन। क्या हो गया बेटा, डबल फर्टिलाइजेशन। समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी क्वेश्चन नहीं, नेक्स्ट पर। अब देखो आपको पता है आगे चलकर डेवलपमेंट होता है एंडोस्पर्म का। एंडोस्पर्म भी 3 टाइप्स के दिखाई दे रहे हैं, उसके लिए एग्जांपल आपको अच्छी तरह से याद रखना है। ये होता है न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, दूसरा होता है सेलुलर एंडोस्पर्म, और तीसरा हेलोबियल। हेलोबियल मोनोकॉट के अंदर दिखाई देता है, ठीक है। हेलोबियल कहां पर दिखाई देता है, मोनोकॉट के अंदर दिखाई देता है। इतना ही नहीं बेटा, सेलुलर एंडोस्पर्म होता है। जो सेलुलर एंडोस्पर्म यहां पर जो होता है वो किसके अंदर होता है, आपको तो पता होगा। तो सेलुलर एंडोस्पर्म हमें एक सिंगल सेल से आगे चलकर बहुत सारे सेल का मास दिखाई देता है, और जिस मास की वजह से हमें आगे एंडोस्पर्म में पूरा स्ट्रक्चर दिखता है, ओके। उसके बाद एंडोस्पर्म को लेकर हेलोबियल हो गया, और न्यूक्लियर यानी कि एक न्यूक्लियस से होता है, प्री न्यूक्लियर भी एंडोस्पर्म वहां पर दिखाई देता है। तो ये एंडोस्पर्मिक स्ट्रक्चर, डेवलपमेंट ऑफ द एंडोस्पर्म, जो ट्रिपल फ्यूजन के बाद हमें दिखाई देता है। तो 3 टाइप्स के एंडोस्पर्म वहां पर होना बहुत जरूरी है।
अब देखो थोड़ा आगे बढ़ने के बाद हमें दिखाई देता है डेवलपमेंट ऑफ डाइकॉट एम्ब्रियो। जो एम्ब्रियो जाइगोट फॉर्मेशन के बाद बनता है, ये देखो यहाँ पर का जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है जो जाइगोट फॉर्मेशन का, और इसके बाद ये बनता है। ओके, जाइगोट फॉर्मेशन से बनेगा। ओके, बन गया। अब जाइगोट फॉर्मेशन से आगे चलकर हमें सस्पेंसर सेल दिखाई देते हैं, बेसल सेल दिखाई देती है। उसके बाद हार्ट शेप आपको अच्छी तरह से याद रखना है। हार्ट शेप के बाद हम याद रखेंगे हॉर्सशू, ठीक है, और फिर रेडिकल और प्लूमुल के साथ डाइकॉट एम्ब्रियो। ओके बेटा, ये एम्ब्रियो और एग्जांपल के तौर पर कैप्सुला का एग्जांपल हमें यहां पर दिया है, ठीक है। फिर आता है मोनोकॉट की बारी। कौन सी बारी आती है? मोनोकॉट की। एक्चुअली मोनोकॉट क्या है? जो मोनोकॉट प्लांट है वहां से हमें मिलता है मोनोकॉट एम्ब्रियो। क्या मिलेगा? मोनोकॉट एम्ब्रियो। सॉरी बेटा। अब देखो मोनोकॉट एम्ब्रियो भी मिलता है हमें उस स्पोर से। फिर वहां पर हमें बेसल सेल दिखाई दे रही है, सस्पेंसर सेल दिखाई दे रही है। सस्पेंसर सेल से जो बेसल सेल है उनका फिर से डिवीजन, फिर बनता है इस तरह से स्ट्रक्चर, फिर बनेगा हॉस्टूरिया का स्ट्रक्चर और ग्लोब मिलता है। ग्लोब से कॉटिलीडॉन और कॉटिलीडॉन से बनता है हमें देखो इस प्रकार से स्ट्रक्चर। जो कॉटिलीडॉन प्लूमुल के तौर पर सेल प्रोड्यूस करेगा, कॉटिलीडॉन के तौर पर सेल प्रोड्यूस करेगा हाइपोकोटाइल, रेडिकल सेल्स और सस्पेंसर सेल। और फाइनली जो स्ट्रक्चर मिलता है इस प्रकार से, रेडिकल, प्लूमुल, कॉटिलीडॉन, और ये डायग्राम हमें मिलती है मोनोकॉट एम्ब्रियो की। जहां पर स्कूटेलम है जो याद रखेंगे, कोलियोप्टाइल याद रखेंगे, शूट एपेक्स, इपीब्लास्ट, रेडिकल हमें याद रखना है, रूट कैप याद रखना है। रूट कैप जो कैलिप्ट्रा से बनती, कैलिप्ट्रोजन से बनती है जिसे हम कैलिप्ट्रा बोलेंगे, ठीक है। और फिर कोलेरिजा, क्या बनेगा? कोलेरिजा। तो ये बात होती है पूरे टॉपिक के मेन कंसेप्ट के ऊपर। उसके बाद बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन भी आया था एक सिंपल पार्ट के ऊपर जिसे हम सीड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सीड। तो ये डाइकॉट सीड का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है बेटा। डाइकॉट सीड के अंदर हम इतना ही याद रखेंगे, ज्यादा डीप में नहीं ले जाऊंगा आपको, इतना ही याद रखेंगे कि डाइकॉट सीड के अंदर इपीकोटाइल, हाइपोकोटाइल, रेडिकल्स एंड प्लूमुल्स जो होते हैं वो आपस में बहुत अलग तरीके से ज्वाइंट होते हैं, जैसा कि सेम बेस से हमें दिखाई देते हैं। और ये स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर होता है और एम्ब्रियो एक्सिस उनके अंदर दिखाई देता है। अब ये स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर एम्ब्रियो एक्सिस आगे चलकर पूरी एंटायर प्लांट बॉडी प्रोड्यूस करता है। तो ये बीन का एग्जांपल दिया है। फिर मोनोकॉट सीड होता है जहां पर एक्सटर्नल लेयर हमें एल्यूरोन दिखाई दे रहा है, एल्यूरोन प्रोटीन से बनता है वो, ये बात याद रखिएगा, ये एल्यूरोन प्रोटीन से बनेगा, ठीक है। एंडोस्पर्म यानी कि यहाँ पर न्यूट्रिशन होता है। स्कूटेलम जो एरिया है, कोलियोप्टाइल जो प्लूमुल के साथ ऊपर दिखाई दे रहा है, रेडिकल जो कोलेरिजा के साथ है, ठीक है, और ये सीड कोड बनता है। तो इस तरह से ये पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पर बनता है सीड का। अब रही बात एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट की जो एग्जाम के दौर पर आपको पूछ सकते हैं, उसे क्या बोलेंगे हम? पार्थेनोकार्पी। ये बात याद रखिएगा बेटा, पार्थेनोकार्पी क्या मतलब होता है इसका? यस बच्चा, कमेंट बॉक्स आपके पास है। यस बेटा, आयुषी बेटा है, थैंक यू सो मच। कल्पना बेटा, कई बच्चे ज्यादा गड़बड़ कर रहे हैं सर, जल्दी लो जल्दी लो, कई बच्चे बोल रहे हैं यार नहीं। तो देखो बेटा, पूरा एग्जाम के बेसिस पर ही लेता हूं, टेंशन नहीं लेना है। और ऐसा भी तो आप सोने ही वाले हो ना, तो मैंने आपको तो बताया ना अभी सोना नहीं है। अरे भाई, रातों से जंग लड़ोगे तो आगे सक्सेस बनोगे ना, है ना। तो जो कड़ी से कड़ी मेहनत करता है, बातों से नहीं बेटा, रातों से जंग लड़ना होती है। और आपको तो कल सुबह सूरज बनकर चमकना है ना, तो मेहनत तो करना ही पड़ेगी। यस, आपने तो खाना वाला खा के रेडी बैठे होंगे, है ना बेटा? यस, बहुत बढ़िया, करेक्ट स्ट्रक्चर बताया, डायग्राम भी बताइए। यस बेटा, अजीत, ओके, दीपाली बेटा, ओके। चलो देखिएगा, पार्थेनोकार्पी यानी कि ये क्या है? तो ये है डेवलपमेंट ऑफ सीड। तो ये क्या है? डेवलपमेंट ऑफ सीड। कैसी चलेगी ये डेवलपमेंट?
इसे क्या बोलेंगे हम, डेवलपमेंट ऑफ सीड, सॉरी यहां पर हमें कार्पी लिखा है तो फ्रूट लेना पड़ेगा, सीड तो नहीं लेना है, डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट। ओके, विदाउट फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, ठीक है, विदाउट फर्टिलाइजेशन, डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, दैट इज द पार्थिनोकार्पी। समझ में आ गया। और उसके साथ और एक टर्म दिए आपको, पार्थिनोजेनेसिस के बारे में। क्या दिए बेटा, पार्थिनोजेनेसिस के बारे में, वो भी लिखेंगे हम यहाँ पर। यस, बताइए पार्थिनोजेनेसिस क्या होता है। अब यहां पर होता है डेवलपमेंट ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन। ओके ओके, यस, ओके, बताइएगा, डेवलपमेंट सीड, ओके, विदाउट फर्टिलाइजेशन। अब देखिएगा बेटा, यहां पर एग्जाम्पल बनाना का दिया है, पाइनएप्पल का दिया है, ग्रेप का दिया है, बस यहां पर बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हैं सीड के अंदर। यहां पर और भी एक बात याद रखेंगे हम, ये जो फ्रूट होते हैं ना ये सीडलेस होते हैं, तो ये बनता है पार्थिनोजेनेसिस। समझ में आया बेटा। अब ज्यादा टेंशन नहीं लेना है बच्चों ने, इसी तरह से पढ़ते रहना है, आगे बढ़ते रहना है। अब मेन टॉपिक का हिस्सा खत्म हो गया बेटा, इस तरह से टॉपिक भी यहाँ पर मेन दौर पर खत्म होता है। एम्फीमिक्सिस, एपोस्पोरी वगैरह आपको दिया है, तो लेकिन उतना उसको डिटेल में नहीं करने की जरूरत नहीं है आपको। बस इतना ही बताना चाहता हूँ। बहुत सारे बच्चे के कमेंट्स एक बार पढ़ूंगा मैं, कितने सारे प्यारे बच्चे कनेक्ट हुए थे। यस बेटा, पपाया बहुत करेक्ट एग्जाम्पल है। तो बहुत बहुत प्यारे बच्चे कनेक्ट हो गए हैं। सर हमने खाना खाया है इसलिए हमें नींद आ रही है। ओके, खाना खाया इसलिए नींद आ रही है। बच्चों देखो, दूसरा टॉपिक भी मुझे चालू करना है, अभी करेंगे या फिर कल करेंगे बताइएगा, आपके दिल पर मैं चलूंगा, क्योंकि आपसे बेहद प्यार करता हूं मैं, इसलिए आपका ही सुनना पड़ेगा मुझे, बताइएगा। नेक्स्ट टॉपिक है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ओके, बताइएगा। थैंक यू बेटा, थैंक यू ओमी बेटा। अगर जब दूसरा टॉपिक मैं चालू करूंगा तो उसको 1 घंटा तो कम से कम लगेगा बेटा। यस, ओके, बच्चे बोल रहे सर ले लो, लेना है। ओके, 15 मिनट्स का ब्रेक लीजिएगा, अभी तो स्ट्रीम नहीं रुका सकता बेटा मैं। चलो, तो देखो अगला जो टॉपिक है वो होता है